गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमने पिछली क्लास तक जितना किया था आई होप आपने सारा रिवाइज कर लिया होगा। मैंने पिछली क्लास में जाते जाते कुछ आपको 19 एमसीक्यूज होमवर्क में दिए थे, उसमें से शायद ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे। कुछ बच्चों के कुछ 3-4 क्वेश्चंस में डाउट रहते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस से जो मुझे डाउट्स आते हैं वो मैं क्वेश्चंस अभी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। मुझे लगता है कि आप में से कई बच्चों का शायद एक क्वेश्चन नंबर 47 में डाउट रहा हो, या 206 में, या 252 या 253। मेरे को लगता है कि ये 3 या 4 क्वेश्चंस में ही डाउट रहे होंगे, मतलब बाकी के सारे क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे। डेफिनेटली पिछली क्लास के होमवर्क ने आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया होगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिए थे उसमें से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम क्वेश्चंस थे, और अगर एग्जाम क्वेश्चंस हमसे बिना किसी प्रॉब्लम के हो रहे हो तो वो हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएगा ये। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। उससे पहले एक बात आपको और याद दिला दूं, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन क्लास में जब आपसे बात की थी तो मैंने वहां पर आपको कहा था कि आपको 2 तरह के रजिस्टर लगाने हैं, एक क्लास वर्क और एक होमवर्क। ठीक है, और होमवर्क रजिस्टर में आप क्या करते हैं, मैं जो क्लास में आज क्वेश्चंस करवाता हूं वो आपका बाय डिफॉल्ट होमवर्क बनता है, और उसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चंस भी होमवर्क में दूं वो भी आपको इसी होमवर्क रजिस्टर में करने होते हैं। होमवर्क रजिस्टर जो होता है वो सारा बेसिकली देखा जाए तो रेपिटेटिव नेचर के क्वेश्चंस ही हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस हमने क्लास में कर लिए हैं वही आप इस वाले रजिस्टर में करते हैं, मतलब एक प्रैक्टिस रजिस्टर है। आपको एग्जाम वाले दिन क्लास वर्क रजिस्टर ही रिवाइज करना है, क्योंकि सारी वैरायटी हमारे क्लास वर्क क्वेश्चंस में कवर हो जाती है। एग्जाम वाले दिन आप होमवर्क रजिस्टर को ऑफ कोर्स इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर कोई होमवर्क क्वेश्चन क्लास में करवा दूं, मान लीजिए मैंने ये 4 क्वेश्चंस आज करा दिए, तो अब ये 4 क्वेश्चंस आपके क्लास वर्क रजिस्टर का ही हिस्सा बनेंगे। क्योंकि कई बार क्या होगा, मैं जानबूझ के ऐसा भी कोई क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा जो मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों से नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई टिपिकल क्वेश्चन है तो पहले बच्चा थोड़ा सा दिमाग खुद लगा के आए, और उसके बाद जब मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा तो बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो ऐसा कई बार होगा कि जो क्वेश्चन मुझे पता है बच्चे से नहीं होगा बट स्टिल मैं होमवर्क में दे दूंगा, और वे जब बच्चा ट्राई करके आएगा और फिर यहाँ पे क्लास में मेरे साथ सॉल्व करेगा तो उसका क्लैरिटी का लेवल थोड़ा सा ऑफकोर्स इंप्रूव्ड आता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये क्वेश्चन अगर मैंने आज मान लो क्लास में करवा दिया तो ये अब आपका किसका हिस्सा बनेंगे, होमवर्क रजिस्टर का नहीं, क्लास वर्क रजिस्टर का। ठीक है, मेरी बात समझ में आती है? चलिए, अब जो पहला डाउट जो जनरली बच्चों का रहता है वो है क्वेश्चन नंबर 47। तो हम इसी से अपनी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 आइए जरा रीड करें। क्वेश्चन नंबर 47, फिक्स्ड एसेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या मतलब है इसका? हमें एक रेशियो दी हुई है, फिक्स्ड एसेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और कितना परसेंट दिया हुआ है हमें? 80%। अब हमें पहले ये चेक करना है कि यहां पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे यूज कर सकते हैं और कौन से वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है यहां पर। देखो, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड के पिछली क्लास में 2 फॉर्मूलाज पढ़े थे। एक लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस शेयर होल्डर फंड्स, मतलब ऐसे लोगों का पैसा जोड़ दो जिन्होंने हमें लंबे समय के लिए पैसा दिया, और दूसरा फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो हम कौन से वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे? हम यहां पर फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसके पीछे कारण है कि फिक्स्ड एसेट्स की इंफॉर्मेशन यहां पर है और फिक्स्ड एसेट हमें निकालना भी है, और वर्किंग कैपिटल ना हम कंप्यूट कर सकते हैं। करंट एसेट के नाम पर हमें ये 2 एसेट दे रखे हैं, और करंट लायबिलिटी के नाम पर हमें ये 2 लायबिलिटीज दे रखी है। मतलब हम चाहें तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की मदद से क्या कंप्यूट कर लेंगे, हम वर्किंग कैपिटल कंप्यूट कर लेंगे, और वर्किंग कैपिटल निकालने के बाद हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए जरा आइए जरा देखें कि इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हमें पहले वर्किंग कैपिटल निकाल लेनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट्स हमें यहां पर 2 दे रखे हैं। एक तो स्टॉक दे रखा है 3,60,000 प्लस 4 लाख, और कोई करंट एसेट हमें यहां पर नहीं दिया हुआ, तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि और कोई करंट एसेट नहीं है? नहीं, इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया? 7,60,000। फिर हमें करंट लायबिलिटीज के नाम पर 2 करंट लायबिलिटी दे रखी है, एक क्रेडिटर्स जो है 1,80,000 और दूसरा 2 लाख। तो कितना हो गया ये? 3,80,000। और हम यहां पर वर्किंग कैपिटल कंप्यूट कर सकते हैं। 7,60,000 माइनस 3,80,000, और हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 3,80,000। ठीक है ना? इसके बाद हमें जो यहां पर रेशियो दी हुई है, क्या रेशियो दी हुई है? फिक्स्ड एसेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड
इज इक्वल्स टू 80%। तो हम यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह लिख सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं। इज इक्वल्स टू 80% को 80/100 लिख देते हैं, और चाहो तो ब्रैकेट में लिखो बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब यहां पर फिक्स्ड एसेट्स, ये 80% को मैं लिख देता हूं 0.80 मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल्स टू 0.80 मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स प्लस 3,80,000। अब ये ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे अगर हम, तो 0.80 फिक्स्ड एसेट्स प्लस 3,80,000 को जरा मल्टीप्लाई करना, जरा 3,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, ये आ रहा है 3,04,000। ठीक है ना, ऐसे कुछ है। ये 0.8 अगर हम यहाँ ले आते हैं तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 फिक्स्ड एसेट्स माइनस 0.8 फिक्स्ड एसेट इज इक्वल्स टू 0.20 फिक्स्ड एसेट्स, 3,04,000। और हमारे फिक्स्ड एसेट्स जरा बताइए कितने आ जाएंगे डिवाइड करके, 3,04,000 को 0.2 से डिवाइड करो, कितना? 15,20,000। ये होमवर्क क्वेश्चन था, आप में से बहुत से बच्चों ने शायद कर भी लिया हो इसको। तो 15,20,000 ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो उसको नोट करना है तो कर लीजिए जल्दी से, फिर हम बढ़े आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन जिसमें बच्चों का थोड़ा जनरली डाउट रहता है वो है क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206 में जो मेनली बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं ना, वो किस वजह से होते हैं? वो कंफ्यूज होते हैं इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। भाई मैंने आपको याद होगा पिछली क्लास में करंट एसेट्स की डेफिनेशन में मार्केटेबल सिक्योरिटीज करके भी लिखवाया था। वो बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का दूसरा ही तो नाम है। तो इन्वेस्टमेंट्स को लेके कंफ्यूजन किस बात की? सीधी सीधी बात है, क्विक एसेट्स की डेफिनेशन में से सिर्फ दो ही एसेट को बाहर करना होता है, एक स्टॉक और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमसे यहां पर क्विक रेशियो मांगा हुआ है, तो क्विक रेशियो के लिए क्विक एसेट चाहिए, तो क्विक एसेट में हम किसको बाहर करेंगे? सिर्फ स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। बाकी के बचे हुए तो सारे करंट एसेट हमको लेने ही हैं, मतलब ये तीनों हमारा करंट एसेट का हिस्सा बनेंगे। करंट लायबिलिटी हमको दे रखा है, क्या रह गया? कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। चलिए आइए जरा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 206, क्विक एसेट्स में हम यहां पर किस किस को ले लेंगे? एक तो ले लेंगे कैश को 1.5 लाख रुपए, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स की बात हो रही है, और इन्वेस्टमेंट्स ये भी आ जाएंगी। क्या इशू है इसके अंदर? इन सबको जोड़ दो, 8,80,000। करंट लायबिलिटी हमको यहां पर दे ही रखा है, तो क्विक रेशियो हमारा निकल आएगा 8,80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, 0.88:1। ब्रैकेट में लिखो, ये आपको एहसास करवाएगा कि आप मुझसे होमवर्क क्वेश्चन करवा रहे हो, और वो भी इतना इजी सा क्वेश्चन करवा रहे हो। 0.88:1, या चेक करके बताएं, ए इज द आंसर। नहीं, ये भी हो गया, कुछ ज्यादा इसमें टिपिकल था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों का डाउट जनरली रहता है वो है क्वेश्चन नंबर 52 और 53 है। पहले 53 देख लेते हैं। 53 में देखोगे तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया लगभग वैसा ही है। यहां पर मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे रखी है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही होता है। तो हमें कैश लेना है, हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी लेना है, हमें डेटर भी लेना है, हमें क्या नहीं लेना? इन्वेंट्री नहीं लेना। हमसे यहां पर भी क्विक रेशियो मांगा ना, इन्वेंट्री यहां पर कंसिडर नहीं करना। टोटल करंट लायबिलिटीज, ये यहां पर एक और अच्छा पॉइंट दे रखा है, कहता है इस करंट लायबिलिटी के अंदर एक फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी है जिसका पेमेंट हमें कब करना है? 4800 रुपए का पेमेंट कब करना है? आफ्टर 1 ईयर। भाई अगर कोई लायबिलिटी 1 साल के बाद अराइज होगी, अगर एक लायबिलिटी 1 साल के बाद अराइज होने वाली है, इसका क्या मतलब हुआ? कि वो फिर करंट लायबिलिटी नहीं है।
अगर कोई लायबिलिटी हमें 1 साल के बाद पे कर दिया, इसका मतलब वो हमारी करंट लायबिलिटी नहीं होती। तो इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें पहली बात करंट एसेट में कैश लेना है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और डेटर्स लेना है, इन्वेंट्री नहीं लेते हम, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा होता वो भी इग्नोर कर देते, और करंट लायबिलिटी लेते वक्त भी हमको 4800 को कंसिडर नहीं करना है। मतलब इस 65,400 में क्योंकि ये इंक्लूड है तो इसको माइनस कर डालो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं। तो चलिए आइए करते हैं, इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये वाला? 253। क्वेश्चन नंबर 253। क्विक एसेट्स हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पर? क्विक एसेट्स में हमारा 40,000 का कैश, 25,000 की मार्केटेबल सिक्योरिटीज, 20,000 के डेटर्स, इन्वेंट्री नहीं लेना, 85,000। करंट लायबिलिटीज में हमारा क्या क्या आएगा? 65,400 में से 4800 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा कितना? 60,600। और उसके बाद क्विक रेशियो निकाल लो, 85,000 क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 60,600। जरा देख के बताओ कितना आ रहा है? 1.40:1। 1.40:1 का मतलब हो गया ए इज द आंसर। ये भी हो गया, ठीक है। सारा खेल मेरे ख्याल से वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज का ही था। जो बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज हुए, ज्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन भी हो गया होगा। वैसे एक डाउट क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 252। क्वेश्चन नंबर 252 में अगर हम देखें तो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, फिर हमको टोटल डेट दिया हुआ है और कहता है इस टोटल डेट में से इतना डेट ना लॉन्ग टर्म है। मतलब टोटल डेट की इंफॉर्मेशन अगर है और लॉन्ग टर्म डेट की इंफॉर्मेशन है, तो टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट को माइनस करके हमारे पास करंट लायबिलिटी कंप्यूट हो सकता है। हमें फिक्स एसेट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमसे करंट रेशियो निकालने के लिए बोला है। और करंट रेशियो में हमें पता है दो चीजें कौन कौन सी आती हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो ऐसे निकल जाएगा, मेन मुद्दा यहां पर करंट एसेट्स कंप्यूट करने का है। टोटल एसेट दे रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, टोटल डेट की तरह अगर टोटल एसेट पता होता तो फिक्स एसेट माइनस करके करंट एसेट निकाल लेते। पर टोटल एसेट्स यहां पर हम निकाल सकते हैं, उसने हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि टोटल एसेट कंप्यूट किए जा सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, देखो मैंने यह बात आपको बताई हुई है कि बैलेंस शीट में मालिकों का पैसा आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड पर, और बाहर वालों का पैसा आता है। मतलब एक तो शेयर होल्डर का पैसा आता है जिसे हम शेयर होल्डर फंड के नाम से जानते हैं, और दूसरा बाहर वालों का पैसा आता है। और बाहर वालों का पैसा दो तरीके से आता है, एक जिन्होंने लंबे समय के लिए पैसे दिए हैं और एक जिन्होंने कम समय के लिए पैसे दिए हैं, और इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बोलते हैं हम उसको? टोटल डेट। अब अगर आप ध्यान से सोचें, इस क्वेश्चन में हमको इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस तो दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सा बड़ा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट होता है? ज्यादातर कंपनीज की बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर होते ही नहीं है। मतलब अगर हम ये मान ले कि प्रेफरेंस शेयर नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो हम इन दोनों को जोड़ के मालिकों का पैसा निकाल सकते हैं। कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब क्या? मालिकों का पैसा, शेयर होल्डर फंड्स। भाई जहां पर प्रेफरेंस ना हो, इक्विटी, शेयर होल्डर फंड और शेयर होल्डर फंड एक ही तो बात हो जाएगी? नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस की इंफॉर्मेशन नहीं है, हम कह सकते हैं यही मालिकों का पैसा है। अगर यही मालिकों का पैसा है, ये हमें पता लग गया, टोटल डेट दे रखा है, तो हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। भाई हमारी आज तक बैलेंस शीट मैच नहीं करी तो क्या हुआ, लेकिन ये दोनों साइडें होती तो बराबर ही हैं। अगर हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाता है तो दैट मींस हमारे पास एसेट साइड का भी टोटल आ जाता है। और टोटल एसेट्स अगर आ गया, फिक्स एसेट दे रखे, टोटल एसेट में से फिक्स एसेट को माइनस करके निकाल लो करंट एसेट। नहीं, तो यहां पर हमें टोटल एसेट निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन अगर बच्चे डाउट में नहीं भी पूछते, मैं तब भी करवाता। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को अब हम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 252। हमें यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 567,500। फिर हमको रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है 387,850। यही दो फिगर्स है ना हमारे पास, ठीक है। ये दोनों मिला के क्या हो गया? ये दोनों मिला के मालिकों का पैसा हो गया, शेयर होल्डर फंड्स। फिर हमें टोटल डेट दे रखा है, मतलब आउटसाइडर्स का पैसा।
बाहर वालों का पैसा कितना दे रखा है हमें, 588788 588778, और ये हमारा पता है क्या हो गया, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड। जरा बताना कितना आएगा टोटल, कितना, 15,44,128, 15,44,128। since total of equity and liabilities side is equals to total of asset side, we can say that, अब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू 15,44,128। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। अब अगर आपके पास टोटल एसेट आ जाते हैं तो करंट एसेट निकालने में क्या प्रॉब्लम है भाई, टोटल एसेट्स में से फिक्स एसेट्स को माइनस कर दो। भाई हमें पता है कि टोटल एसेट इज इक्वल्स टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, तो 15,44,128 माइनस बताइए जरा कितना है फिक्स एसेट्स का अमाउंट। सर फिक्स एसेट्स का अमाउंट है 11,44,128, 11,44,128। मुझे लगता है कि ये 4 लाख सीधा राउंड फिगर आ रही है, ठीक है ना। अब आपके पास करंट रेशियो निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन तो आ गई करंट एसेट की, और करंट लायबिलिटी भी निकल जाएगा। निकालो भी करंट लायबिलिटी भी। करंट लायबिलिटी कैसे आ जाएगा, टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट को माइनस कर दो, 588,778 माइनस लॉन्ग टर्म डेट है 288,778, 288,778। यहां पर भी मुझे एग्जैक्ट 3 लाख आता हुआ नजर आ रहा है। भाई ये बात की तो सारी फिगर दोनों में सेम है, तो 5 - 2 3 हुआ ना। और अब आप करंट रेशियो निकाल लीजिए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 4 लाख अपॉन 3 लाख, 1.33:1, 1.33:1, मतलब डी इज द आंसर। इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़े। ये कहीं पे अगर ये नोट करना हो थोड़ा सा, अगर बाद में आपको लगे कि ये याद आने के लिए भाई ये थोड़ा ज़रूरी है, तो इसको भी कहीं नोट करना चाहो तो कर सकते हो, कि ये दोनों को जोड़ के हमारा टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी आया और दोनों को फिर हमने इक्वेट करके बराबर कर दिया। ये कहीं नोट करना तो मर्जी है आपकी, वैसे तो हमारा अगर बात समझ में आ गई तो यहीं से सीधा नोट करना शुरू करो, यहीं से सोल्यूशन है। चलिए नोट हो गया हो तो बात करना शुरू करते हैं आगे। अब अपनी डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे। अब ध्यान से प्लीज सुनिएगा। देखो जिस तरीके से हमने पहले बैलेंस शीट को बेस लिया और बैलेंस शीट से रिलेटेड कई सारी बातों को डिस्कस किया, अब ना आगे की रेशियोज समझाने के लिए ना मुझे अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर जिसको हम यहां पर इनकम स्टेटमेंट बोलेंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी। इनकम स्टेटमेंट की कुछ बातें हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जैसे बैलेंस शीट की कुछ टर्म्स पर हमने फोकस करके कुछ बातें हमने डिराइव करी। अब हम इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कोर्स शेड्यूल 3 जैसे मैंने पहले भी कहा था नहीं दिखेगा, वो हमारा इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड है। मतलब इनकम स्टेटमेंट जैसी हमें चाहिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली हम वैसी बनाएंगे, और वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं पहले की तरह बैलेंस शीट की तरह पहले इनकम स्टेटमेंट पूरी बनाऊंगा, उसे एक्सप्लेन हम करेंगे यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू, रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर उसके नीचे हम कुछ फर्दर नोट्स भी लिखेंगे जैसे पहले भी लिखे थे। ठीक है, वो करने के बाद फिर हम अपने अगले सेट ऑफ रेशियोज की तरफ बढ़ेंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, फिर अब आप एक हेडिंग डालिएगा, इनकम स्टेटमेंट।
इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले लिखिएगा सेल्स माइनस, अभी सब एक्सप्लेन करूंगा, पहले नोट करेंगे आप, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ब्रैकेट में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स माइनस सीओजीएस करके आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर लिखिएगा माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल लिखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कॉमा सेलिंग एक्सपेंसेस कॉमा, और एक एग्जाम्पल, आप भी आई होप कि 2 कलर के पेन यूज करते होंगे कुछ चीजें हाईलाइट करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, 3 एग्जाम्पल लिखे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, और मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल को अलग से हाईलाइट करके दिखाया है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। उसके बाद लिखिएगा, ये माइनस करने के बाद आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम जोड़ेंगे प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी घबराना नहीं है, मैंने अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो आएगा उसको हम बोलेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम ईबीआईटी भी बुलाएंगे, ईबीआईटी। फिर ईबीआईटी में से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे आप ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। यहाँ कौन से इंटरेस्ट की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म लोन्स के इंटरेस्ट की। उसके बाद आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर माइनस टैक्स, जो कई बार प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से भी दे रखा होगा। इसके बाद आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर हम माइनस कर देंगे प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड,
और उसके बाद जो आएगा उसको हम नाम देंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसको हम शॉर्ट में EAE भी बोल देंगे। कुछ लोग इसको प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी बोल देते हैं। फिर हम इक्विटी वालों का डिविडेंड दे देंगे अगर वो है तो। और फिर जो आएगा उसको हम नाम देते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। और या फिर इसको हम कहेंगे सरप्लस ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। ठीक है जी, इसको करिए नोट, फिर हम बात करते हैं आगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इसके नीचे मैं अभी नोट्स लिखवाऊंगा, जब मुझे नीड लगेगी ना अभी आगे, जब जैसे जैसे मैं कभी एक्सप्लेन करता जाऊंगा नोट्स लिखवाता जाऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना ही लिखिए। चलिए आइए इसको डिस्कस करना आप शुरू करते हैं। अब अपने पेन वेन छोड़ दीजिएगा और सामने प्लीज मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। देखो हमने इस इनकम स्टेटमेंट में शुरुआत करी है सबसे पहले सेल्स की, उसमें से फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया और फिर आया ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक एक करके सारी बातें समझते जाएंगे और जैसे जैसे मुझे लगेगा मैं कुछ नोट्स भी आपको लिखवाता जाऊंगा। चलिए ध्यान से प्लीज सुनना। देखो जब आप छोटे थे और 11th क्लास में आपने फर्स्ट टाइम जब आपने अकाउंटेंसी पढ़ी थी, तो वहां पर ना आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। आपको याद होगा आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था और उस ट्रेडिंग अकाउंट में आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा था, परचेजेस लिखी थी और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम का भी एक खर्चा लिखा था, फिलहाल उसे इग्नोर करते हैं। और फिर यहां पर आपने सेल्स लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक लिखा था और आपका एक ग्रॉस प्रॉफिट आ गया था। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा पेन का बिजनेस है, पेन बना के बेचते हैं या फिर पेन खरीद के बेचते हैं। मान लीजिए ये पेन मैं 10-10 रुपए के हिसाब से पेन खरीद के लेके आया और 10,000 पेन हम लेके आए, मतलब 1,00,000 रुपए की हमने खरीदारी करी। मान लीजिए पुराना हमारे पास कोई स्टॉक नहीं पड़ा था और ये जो 10,000 पेन हमने खरीदे ना, मार्केट में मान लीजिए हमने इसमें से 8,000 पेन बेच लिए और एक पेन हमारा बिकता है मार्केट में मान लीजिए 12 रुपए का, मतलब 96,000 का हमारे पास एक रेवेन्यू आया। अब आप मुझे वैसे सोच के बताइए कि इस ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? सर सीधे सीधे प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? सर 8,000 पेन बेचे हैं, हर एक पेन पे 2 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। 10 रुपए की चीज 12 में बेचेंगे, 2 रुपए का प्रॉफिट, 16,000 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन मैं अगर यहां पर देखता हूं इस अकाउंट को, मैं अगर बैलेंस करता हूं तो यहां तो खर्चे वाली साइड ज्यादा दिख रही है और इनकम वाली साइड कम दिख रही है। 4,000 का तो नुकसान दिख रहा है मुझे। सर आप एक चीज भूल रहे हैं। मैंने कहा क्या? सर आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं शो किया अभी, वो भी तो शो करना होगा। बिल्कुल सही बात है, क्लोजिंग स्टॉक भी शो करना होता है। क्लोजिंग स्टॉक कितना शो करूं? सर 10,000 खरीदे, 8,000 बिक गए, 2,000 पेन अभी आपके पास पड़े हुए हैं। एक पेन 10 रुपए का था, 20,000 का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। अब आप चेक कर लो, 1,16,000 और यहां पर आपको 1,00,000 माइनस करके 16,000 का आपको जीपी दिखेगा। बिल्कुल परफेक्ट बात है। आपने यहां पर पता है क्या किया है? आपने यहां पर मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर आपने 8,000 रुपए की इनकम शो करी है, 8,000 यूनिट्स की इनकम शो करी है, तो खर्चा भी 8,000 यूनिट्स का दिखाओ। खर्चा 10,000 का क्यों दिखाते हो भाई? अगर इनकम 8,000 यूनिट्स की है तो खर्चा भी 8,000 यूनिट्स का होगा, तभी तो हमारा सही प्रॉफिट निकल के आएगा। अदरवाइज तो मिसलीडिंग फिगर आएगी यहां पर।
आप जब कहते हो कि 2000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट कर दो, आप इनडायरेक्टली पता क्या कहना चाह रहे हो कि सर कॉस्ट को कम करो, 8000 यूनिट्स की ही कॉस्ट शो करो। मतलब मैं अगर इसको यहां पे ना शो करके अपनी परचेजेस जो कि 10,000 यूनिट्स की दिख रही है, इसको मैं अगर 8000 यूनिट्स की दिखा दूं तब भी सेम बात है। हाँ सर, किया तो हमने वही है, एक्चुअली वही किया है, लेकिन अकाउंट्स में हम थोड़ा तरीके से चीजें चलाते हैं, वहां पर हम ऐसे माइनस माइनस करके नहीं दिखाते। लेकिन अगर हम यहां से माइनस करके दिखाना चाहें, इसको 20,000 यहां माइनस करके यहीं पे मैं अगर 80,000 का स्टॉक दिखा दूं, परचेजेस दिखा दूं, तब भी हमारा जीबी यही आएगा, बिल्कुल ही आएगा, 80 96 16,000 का प्रॉफिट आएगा। लेकिन हम फिर भी यहां पर क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करते हैं। बट एक्चुअली में अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना चाहूं, उन यूनिट्स की कॉस्ट जो हमने बेचे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट निकालना चाहूं, तो आपने क्या किया, आपने इस 1,00,000 में से 20,000 को माइनस ही तो किया है। नहीं, चलिए अब थोड़ा सा अपना एग्जाम्पल बदलते हैं। मान लीजिए हमारे पास अब कुछ ओपनिंग स्टॉक भी होता, तब क्या होता? अगर हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी होता, मान लीजिए हमारे पास कुछ 1,000 पेन पुराने भी पड़े हुए हैं 10 रुपए के हिसाब से, मतलब हमारे पास 10,000 के पेन पुराने पड़े हैं, 1,00,000 के हम खरीद के लेके आए, और मान लीजिए हमने 8,000 पेन ही बेचे। अब आपके पास कितने का स्टॉक पड़ा होगा? सर 11,000 पेन आपके पास थे, 8 आपने बेच लिए, तो अब आपके पास स्टॉक कितने का पड़ा होगा? 3,000 का। मतलब अब यहां पर कितना आएगा? 30,000। अब जरा बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? आपके यहां पर डेबिट कितने से हो रखा है? डेबिट कितने पेन की कॉस्ट हो रखी है? 11,000 पेन की कॉस्ट हो रखी है, 1,10,000, जिसमें से कितने बचे हैं? 30,000। तो आपको क्या करना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करते ही हम क्या निकाल बैठते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट। और फिर हमारा क्या आ जाएगा? अभी भी 80,000 आएगा। अब ये 80,000 आया और हमारा 96,000 का हमारा रेवेन्यू है, तो 16,000 का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। अब अगर आप ध्यान से सोचें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग कर दो, 1 प्लस 10 माइनस 30, 80,000 आएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आप 96,000 में से 16,000 को माइनस कर दो। भाई सेल्स माइनस जीपी, तब भी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स आएगा। इस सेल के अंदर जीपी भी है, कितने का जीपी है? 8,000 इंटू 2 रुपए का प्रॉफिट भी है, तो वो मैं अगर हटा दूं तब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो तरीके होते हैं, एक या तो सेल्स में से जीपी को माइनस कर दो, और दूसरा ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अब क्योंकि हम जब अकाउंटिंग करते थे 11th क्लास में, तो हम यहाँ पर ना एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम का भी खर्चा करते थे। अगर हम ये खरीदारी करके आते थे तो हमारे ना कुछ और डायरेक्ट खर्चे लग जाया करते थे, जो कि हम इसमें जोड़ देंगे, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्रेट। हम मान लो रॉ मटेरियल या कुछ सामान खरीद के लेके आए, तो सामान हवा में तो आएगा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आएगा, तो हमारा कुछ पैसा ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हो गया, फ्रेट पे खर्च हो गया, तो वो भी इसमें ऐड कर दो, क्योंकि वो भी खरीदने से रिलेटेड ही कॉस्ट है, इसी से रिलेटेड ही कॉस्ट है। तो इसमें कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम के भी खर्चे हमारे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहला नोट लिखवा रहा हूं, ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। चलिए आइए, फर्स्ट नोट लिखिएगा आप मेरे साथ। नोट्स, नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम शॉर्ट में कई बार COGS भी बोलेंगे, इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना? और एक तरीका और भी है। क्या तरीका है? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो। और आपको ना अच्छे से बाद में भी याद रहेगा, आप क्या करो, आप ये ऐसे बना ही लो, रिटेंशन ऐसे ज्यादा रहेगी आपकी। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक।
और यहाँ पे क्या आएगा, जीपी। ठीक है, और इसको कुछ ऐसे प्रेजेंट करो। या तो ये तरीका है, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, और या फिर एक तरीका क्या है, सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, इसको ऐसे आप प्रेजेंट भी कर दो। अच्छा, कभी आपने किसी किराने की दुकान को ऑब्जर्व किया है, जनरल स्टोर को? उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती होगी सर? वो परचेज क्या करके लेके आता होगा सर? उसके वहां पर बड़ा सा जो सामान मिलता है, जैसे कि चावल, दाल, गेहूं, आटा, साबुन, घी वगैरह, वो सब जो मिलता है उसके साथ, उसकी दुकान पर, वो सब उसने पहले परचेज किया होगा, तो उसके लिए वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। नहीं, क्या उसके सिर्फ यही खर्चे होते हैं कि और भी खर्चे होते होंगे? सर और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि हो सकता है उसकी दुकान किराए की हो तो रेंट पे करता होगा, बिजली का बिल आता होगा, पानी का बिल पे करता होगा, उसने बड़े सारे लड़के अगर रखे हैं हेल्प वगैरह के लिए, तो उन उस सारे लड़कों की, उन स्टाफ की सैलरी वो पे करता होगा। अगर उसकी टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करती होगी तो उसका टैक्स ऑडिट हो सकता होगा। अगर वो जीएसटी में कवर होता है तो हो सकता है उसको जीएसटी कंप्लायंस के लिए सीए की सर्विसेज लेनी पड़े। मतलब उसके और कई सारे खर्चे हो सकते हैं। ये जो आपने बाद में खर्चे गिनवाए परचेजेस के अलावा, ये सब बेसिकली कौन से खर्चे हैं? ये सब खर्चे ऑपरेटिंग खर्चों में आते हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं? इनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल देते हैं। और जो वो परचेज करके लेके आया वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। भाई अगर हम ध्यान से सोचें, जो खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे, जब आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग पीएनएल बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट पे आने वाले खर्चे बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही तो होते हैं। वहां पे मोर और लेस दो ही खर्चे दिखते थे, एक परचेजेस और दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जितने भी खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते थे, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, जितने भी खर्चे वहां पर आते थे, वो सारे के सारे जो खर्चे होते थे वो बेसिकली ऑपरेटिंग खर्चे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले खर्चे, खासकर परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा होते हैं। और उसके अलावा जितने खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते थे वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नेचर में आते हैं। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बड़ा वाइडर टर्म हो गया इसमें, क्योंकि बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सारे खर्चे, सेलिंग खर्चे सारे आते हैं। इंटरेस्ट को लेकर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस पर मुझे सेपरेट अभी बात करनी है, जब मैं इस वाले इंटरेस्ट को भी डिस्कस करूंगा। तो अभी इंटरेस्ट को लेकर बात नहीं करते। अब ऐसा करते हैं, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं किसके, ऑपरेटिंग खर्चों के, एज अ नोट नंबर 2। तो अब आप क्या करें, नोट नंबर 2 लिखेगा, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सैलरी, और बताइए क्या क्या आता था पीएनएल में? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और जी टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके अलावा एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब खर्चे तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब कितने खर्चे लिखेंगे, लिमिट है ना कोई, तो बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, तो एटसेट्रा लिख दीजिए आगे। ठीक, तो ये कुछ खर्चे हैं जो किसका एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग खर्चों के। इसको नोट करो। देखिए, अब ना जो भी कोई बिजनेस होगा ना, उसकी बेसिकली दो तरह की इनकम्स हम जनरली देखते हैं। एक ऐसी इनकम जो उसके हार्डकोर बिजनेस से ही आई है, उसके कोर बिजनेस से आई है। फॉर एग्जाम्पल, लिबर्टी शूज या रिलैक्सो या बाटा की अगर बात करूं, तो उनका मेन काम क्या है? शूज बेचने का, जूते बेचने का काम है। तो जूते बेचने से जो उनका रेवेन्यू आता है उसी को हम सेल्स बोलते हैं, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर मैं सन फार्मा की बात करूं, तो मेडिसिन बेचने से जो उनके पास रेवेन्यू आ रहा है वो उनके लिए क्या है? वही उनके लिए सेल्स है या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। अगर मैं किसी होटल चेन की बात करूं, से ताज होटल्स या ओबरॉय होटल्स, वो जो रूम रेंट या फिर जो वो रूम डाइनिंग या जो उनके होटल में रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, उनके अगेंस्ट जो रेवेन्यू आता है वो उनके लिए उनका
मेन कोर ऑपरेशन का रेवेन्यू है। एक सीमेंट कंपनी के लिए सीमेंट बेचने से जो रेवेन्यू आए, मतलब जिसका हमारा काम है, अगर उसके अगेंस्ट हमें पैसा रिसीव हो रहा है, रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, तो उसको हम सेल्स बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इनकम जरूरी थोड़ी है कि हमारे मेन बिजनेस, कोर बिजनेस से ही आए। इनकम किसी और सोर्स से भी आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर नियरली हर बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट में अच्छा खासा कैश होता है, और वो उस कैश को शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पर इन्वेस्ट कर देती है। और अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, से किसी उस कंपनी ने मान लो किसी म्यूचुअल फंड में या बैंक की एफडी में या किसी और कंपनी के शेयर खरीद डाले। अब जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भाई इन्वेस्टमेंट का तो कायदा है, रिटर्न आएगा, और रिटर्न इंटरेस्ट के फॉर्म में भी आ सकता है, डिविडेंड के फॉर्म में भी आ सकता है। मान लीजिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने ये इन्वेस्टमेंट करी है, अब उनको जो ब्याज मिला है, ब्याज उनका मेन इनकम थोड़ी है। मेन इनकम तो दवाइयां बेचने से आता है। ये इनकम उनके लिए कौन सा इनकम होगा? ये इनके लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के मतलब ऐसी इनकम जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन से नहीं है। कई सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए अगर सपोज हम अपनी बात करें, तो जो बच्चों से फी रिसीव होती है वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। लेकिन मान लीजिए हमारा कोई एसेट से एक एसी खराब हो गया, ऑफिस का एक एसी खराब हो गया जो हमने बेच दिया। अब मान लीजिए उसकी डब्ल्यूडीवी हमारी किताबों में 10,000 रुपए चल रही थी और हमने 12,000 में बेच दिया, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, ये जो एसी के सेल पर प्रॉफिट हुआ है, ऑफ कोर्स हमारा एसी बेचने का काम थोड़ी है, लेकिन ये प्रॉफिट तो हुआ है। ये प्रॉफिट हमारे लिए कौन सा हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा। तो डिविडेंड का मिलना, इंटरेस्ट का मिलना, किसी फिक्स एसेट के सेल पर प्रॉफिट हो जाना, या फिर आप ये समझें कि मान लीजिए कि हमारे सपोज हम कोई से एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, उसका किसी दूसरे मोबाइल मैन्युफैक्चरर ने डिजाइन कॉपी कर डाला। अब डिजाइन कॉपी कर डाला तो वो पेटेंटेड मान लो डिजाइन था, उसने केस ठोक दिया कि भाई कैसे कॉपी कर दिया, और वो केस जीत भी गया। अब कंपनसेशन रिसीव हो गया दूसरी कंपनी से। ये कंपनसेशन रिसीव होना हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हमारा केस वेस करने को भी बिजनेस थोड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी इनकम जो हमारे कोर बिजनेस से नहीं है, वो रिसीव तो हो रही है, मना थोड़ी कर देंगे, वो रिसीव तो हो रही है, और उस इनकम को हम एक नाम देते हैं क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक ऐसे ही कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो हमारे नॉर्मल कोर्स में नहीं होते, हमारे बिजनेस से रिलेटेड मेनली खर्चे नहीं है। जैसे अगर मैं एक बिजनेस के खर्चे की बात करूं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक रेगुलर बिजनेस का खर्चा है। हम हर साल सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो जब खरीदेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगेगी। हम हर महीने किराया पे करते हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी पे करते हैं, सेल्स कमीशन पे करते हैं, एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करते हैं। ये दोनों खर्चों की अगर हम बात करें, जानते हो ये दोनों के दोनों खर्चे हमारे बिजनेस के खर्चे हैं। इन दोनों खर्चों को हम, हालांकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस सिर्फ हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन ये अकेला ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। मतलब ये हैं दोनों ही ऑपरेटिंग, दोनों के दोनों बिजनेस करने के लिए जरूरी है और हर साल नॉर्मल कोर्स में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी खर्चे होंगे जो हमारे नॉर्मल कोर्स में नहीं होते। जैसे मैंने कहा कि हमने केस कर दिया क्योंकि हमारा डिजाइन कॉपी कर दिया, तो जिसको कंपनसेशन रिसीव हुआ उसके लिए तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया, पर जिसने कंपनसेशन पे किया उसका भी कोई कंपनसेशन पे करने का बिजनेस थोड़ी, हर साल थोड़ी हम कोई कंपनसेशन पे करते हैं, तो उसके लिए वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। जो एसी हमने बेचा था, वो एसी हमने मान लो 10,000 का 12,000 में बेचा, मान लो वो हमने 8,000 का बेचा होता, 2,000 का उस एसी पर लॉस हो जाता। तो एसी बेचने का तो हमारा अभी भी काम नहीं है, हर साल हमारे कोई ऐसा लॉस वॉस नहीं दिखता। ये तो कभी कभार की बात है, कोई फिक्स एसेट खराब हो गया तो ये लॉस हो गया इस सेल पर। तो ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हमारे लिए क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब रेवेन्यू भी दो तरह की, एक जो हमारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से हो रही है और एक नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से नहीं हो रही। तो जो बिजनेस ऑपरेशन से रेवेन्यू होती है उसको हम सेल्स बोल देते हैं या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से नहीं हो रही उसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोल देते हैं। ऐसे ही खर्चे जो नॉर्मल कोर्स में हमारे होते हैं जिनको हम ऑपरेटिंग खर्चे बोल देते हैं। ऑपरेटिंग खर्चे बेसिकली हम इसको और इसको दोनों को बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी। फिर ऐसे खर्चे जो हमारे नॉर्मल कोर्स में नहीं होते वो हमारे कौन से खर्चे कहलाएंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको ऐसा करता हूं, एक एज अ नोट मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा देता हूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम के और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। चलिए लिखिएगा प्लीज, नोट नंबर 3।
एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। रेंट रिसीव्ड लिखते ही कुछ बच्चों को हो सकता है डाउट आए, इस पर मैं अभी फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लॉसूट, कोई केस चल रहा था उसके अगेंस्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आग लगना भी एक नॉन ऑपरेटिंग खर्चे का ही एग्जाम्पल है। आग लगना नहीं, आग से लगने वाले से जो आग लगने से जो नुकसान हुआ वो हमारा एक नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जैसे ये प्रॉफिट हुआ था ना, यहाँ पे लॉस हो गया। ऊपर कंपनसेशन रिसीव था, यहां पर हम क्या लिख देंगे, कंपनसेशन पेड। ऑन अकाउंट ऑफ लॉसूट, हमारे वर्कर्स ने हड़ताल कर दी, स्ट्राइक कर दी, तो हमारा काफी नुकसान हो गया उस स्ट्राइक की वजह से। लॉस ड्यू टू स्ट्राइक बाय वर्कर्स, हम अपने कई सारे कस्टमर्स के पे हम जो है कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं कर पाए और हमें बड़ी सारी पेनल्टी पे करनी पड़ गई फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम थोड़ी सी बात फर्दर करें। चलिए, एग्जांपल्स ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो मैंने और लिखवाया, आई होप वो आपको अब देखते ही शायद क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि लॉस ड्यू टू फायर, ऑफ कोर्स हमारा आग लगाने का काम थोड़ी है। अगर हमारे किसी फैक्ट्री वगैरह में आग वाग लग जाती है और उस आग लगने से नुकसान होता है, वो नुकसान हम ऑफ कोर्स पीएनएल में डेबिट करेंगे। तो वो डेबिट किया हुआ लॉस हमारे लिए कौन सा लॉस है, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि वो सैलरी की तरह हर महीने नहीं होता हमें। ठीक ऐसे ही हमने कंपनसेशन जैसे रिसीव हुआ था, पे हुआ, ये तो क्लियर है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पे मैं बात कर ही चुका। और लॉस ड्यू टू स्ट्राइक बाय वर्कर्स, जैसे मैंने कहा वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, हम कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनर नहीं कर पाए, क्योंकि वर्कर स्ट्राइक करेंगे तो ऑफकोर्स प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर जो हमारे कस्टमर्स है टाइम पर गुड्स नहीं पहुंचेंगे, और वो हमें जो हमारे ऊपर जो है ऑफकोर्स कोई पेनल्टी क्लॉज भी लगवा सकते हैं और हमें उसके अगेंस्ट पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, क्योंकि हमने उनके कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं किए। तो वो भी हमारे लिए कौन सा एक एक्सपेंस हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहां तक बात समझ में आती है। अब कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको ना ये रेंट रिसीव और रेंट पेड वाली बात पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। वो कहते हैं सर, जिस तरीके से रेंट का पे करना एक ऑपरेटिंग खर्चा है, तो रेंट का रिसीव होना ऑपरेटिंग इनकम क्यों नहीं? भाई दोनों में फर्क है। मैं अगर मान लो किसी रेंटेड प्रेमाइजेस से बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरा हर महीने रेंट पे करना मेरा बिजनेस एक्सपेंस है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, हर महीने रेंट पे करना बिजनेस एक्सपेंस है। लेकिन मुझे अगर रेंट रिसीव हो रहा है और मेरा मिठाइयों का काम है और रेंट रिसीव हो रहा है,
तो रेंट रिसीव होना मेरे लिए ऑपरेटिंग इनकम कैसे हो सकती है? मेरी ऑपरेटिंग इनकम तो मिठाइयों की इनकम हुई ना। रेंट रिसीव अगर हो रहा है इसका मतलब मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी पड़ी थी जो मैंने साथ में किराए पे दे दी। लेकिन मेरा काम किसका है? मिठाइयों का। मेरा काम मान लीजिए कपड़ों का है। मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल टीचिंग में हूँ, मुझे कोई रेंट रिसीव अगर होता है तो मेरे लिए वो कौन सी इनकम होगी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, मान लो एक बड़ी यूनिवर्सिटी और वहां पे हजारों में बच्चे पढ़ते हैं, और बच्चे क्योंकि पढ़ते हैं तो वो ऑफ कोर्स वहां पर कोई फी वगैरह पे भी होती होगी उस यूनिवर्सिटी की। अब वहाँ फीस पे होती है, अब स्टूडेंट मान लो बाहर से बहुत सारे आते हैं और उनको उनके पेरेंट्स जब वो पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वो एटीएम की जरूरत पड़ती है। तो यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया, उनके पास कुछ कुछ जमीन खाली थी, उन्होंने क्या किया वहां पर एक मिनी बैंक बनवा दिया या फिर एटीएम खुलवा दिया अपने अपने यूनिवर्सिटी के प्रेमाइसेस में। और उस एटीएम को क्योंकि हमने जो ऑफ कोर्स बैंक को जगह दी ना, तो बैंक हमें किराया देगा, तो वो उस यूनिवर्सिटी के लिए क्या हो जाएगा, वो उसके लिए उसका नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा। नहीं, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम रेंट रिसीव बेसिकली होता है। अगर हमारा रेंट का काम है, मेरा काम ही प्रॉपर्टी किराए पे देने का है, फिर वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम होगी। नहीं, लेकिन यहां पर मैं रेंट रिसीव बोल रहा हूं, तो हम ये बात ऑफ कोर्स नहीं मान रहे कि हमारा रेंट का काम है, हमारा प्रॉपर्टी का काम है। हमारा काम कोई और है, स्टील का, सीमेंट का, पेंट्स का, किसी का भी काम है, और हमें किराया रिसीव हुआ है, तो वो हमारे लिए कौन सी इनकम होगी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक तो अब सारी क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर है। हमने देखा कि हमारी इनकम दो तरीके की, कौन कौन सी? सेल्स, जिसे हम ऑपरेटिंग इनकम बोल सकते हैं, और दूसरी कौन सी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर हमने कहा कि हमारे खर्चे भी दो तरीके के, ऑपरेटिंग खर्चे। ऑपरेटिंग खर्चों में दो खर्चे आते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा कौन सा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते नहीं, बट सही मानों में ये एक डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है। और उसके बाद हमने कहा कि हमारे एक और भी खर्चे होते हैं, कौन से? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये करने के बाद हमारे ना बिजनेस से रिलेटेड सारे खर्चे और सारी इनकम कंसिडर हो गई, और हम पता है कहां पहुंच गए? हम आ गए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। किस पर आ गए? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर पहुंचने के लिए हमने ना हर तरह की इनकम कंसिडर कर ली, चाहे वो ऑपरेटिंग थी या नॉन ऑपरेटिंग थी। हमने हर तरह का खर्चा भी कंसिडर कर लिया, चाहे वो ऑपरेटिंग था या नॉन ऑपरेटिंग था। अब मतलब हमने बिजनेस कर लिया, पूरा साल निपट गया, अब हमने कुछ पैसे कमा लिए। अब ये पैसे कमा के हम किसके पास जाएं? सर, उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने आपको ये बिजनेस करने के लिए पैसा दिया था। मतलब अब इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ेगा ना। और इन्वेस्टर कौन लोग थे? वो लोग जो कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा थे, वो लोग जिन्होंने हमको लंबे समय के लिए पैसा दिया था, वो लोग बेसिकली इन्वेस्टर हैं। तो हम वो प्रॉफिट किन के पास लेके जाएं? सर, तीन लोग हैं जिनके पास आपको लेके जाना चाहिए। वो तीन लोग कौन कौन? एक तो इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बेसिकली शेयर होल्डर फंड का जो हिस्सा है, और दूसरा जो तीसरा हो गया लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइडर। ये तीन लोगों ने ही मेनली आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन सरकार भी थोड़ी छोड़ेगी। सरकार कहेगी भाई हमें भी देश चलाना है, तो हमें भी हमारे लिए भी प्रॉफिट अलग करो आप। मतलब हमें ये जो प्रॉफिट हुआ है ना ईबीआईटी नाम का, ये चार लोगों के साथ शेयर करना है। वो चार लोग कौन कौन से हैं? एक तो हमको इक्विटी वालों को ये पैसा देना है, एक हमको प्रेफरेंस वालों को पैसा देना है, एक हमको लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइडर्स, मान लीजिए डिबेंचर ही है हमारे पास, डिबेंचर होल्डर को हमें ये पैसा देना है, और भी हो सकते हैं वैसे। तीन तो ये इन्वेस्टर हो गए, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमको लंबे समय के लिए पैसा दिया है, और सरकार कह रही है भाई हमारे लिए भी अलग करना, क्योंकि हमें भी देश चलाना है, मतलब गवर्नमेंट को भी हमें पैसा देना है। तो ये प्रॉफिट इन चार लोगों के लिए है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो आपने शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन, इसका भी थोड़ा सा बता दो क्या मतलब है। देखो, लॉन्ग टर्म लोन का जो इंटरेस्ट है वो हमें एज अ सेपरेट आइटम यहां पर शो करना है। जब हम शॉर्ट टर्म लोन की बात करते हैं ना, वो बेसिकली हमसे, देखो ना, शॉर्ट टर्म लोन बेसिकली क्या है? 2-4 महीने के लिए हमारी बैलेंस शीट में रहेगा, उसके बाद उसको वापस कर देना हमको। कोई हमें लंबे समय के लिए बिजनेस थोड़ी करना है, वर्किंग कैपिटल लोन लिया था, छुटपुट हमारी कोई नीड थी 2-4 महीने की, उसके लिए लोन लिया था, तो वो कह रहा है उसको नॉर्मल खर्चा ही ट्रीट करो। मतलब ये कि अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी शुड बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन जब हम इंटरेस्ट ऑन 15 ईयर बैंक लोन, मतलब 15 साल के लिए कोई बैंक लोन ले रखा है, तो फिर वो हम कहां पे क्लासिफाई करेंगे? एज अ सेपरेट आइटम, एज अ सेपरेट इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन हम यहां पर कंसिडर करेंगे। मतलब ये कि जब हम इस वाले इंटरेस्ट की बात करेंगे तो दिमाग में रखना है कि उन्हीं लोगों की बात करनी है जो कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइडर्स की बात करनी है। अब हमने मान लीजिए इनको दे दिया, उनको उनका इंटरेस्ट पे कर दिया जितना हमारा तय हुआ था, तो इनको पे करते ही अब ये प्रॉफिट जिसे हम अर्निंग बिफोर टैक्स बोल रहे हैं, अब ये तीन लोगों का है।
तीन लोग कौन कौन बचे? इक्विटी, प्रेफरेंस और सरकार। सरकार बोलती है भाई देखो मालिकों को देने से पहले अब पहले हमारा अलग कर दो। इंटरेस्ट को तो हमने एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस मान लिया, कोई बात, पहले ब्याज दे दो, ब्याज भी क्योंकि एक बाहर वालों को देना है तो इसे नॉर्मल खर्चा मानो। अब जो प्रॉफिट बचेगा ना, क्योंकि मालिकों को देने जा रहे हो तो मालिकों को तो जितना दे लो कम है, तो पहले हमारा अलग कर दो। अब तो हमारा कितना अलग कर दो, हमने जो भी टैक्स रेट, जो भी बजट के अकॉर्डिंग टैक्स रेट वगैरह चल रहे हैं वो हम दे देंगे। और सरकार को टैक्स देने के बाद अब हमारा जो बचेंगे ये प्रॉफिट दो लोगों का बचेगा, एक इक्विटी, प्रेफरेंस। जैसे मैंने कहा था प्रेफरेंस भी नाम के ही तो मालिक हैं, उनको भी एक फिक्स डिविडेंड दोगे और उनको भी निपटा दोगे आप। और उनको देने के बाद हमारा ये प्रॉफिट अल्टीमेटली किन के लिए बचा? इक्विटी वालों के लिए। ये सारा का सारा प्रॉफिट जो है ये इक्विटी वालों के लिए है। अब कंपनीज सारा का सारा प्रॉफिट नहीं बांटती। कंपनी बोलती है भाई हमें भी एक्सपेंशन करना है, बिजनेस को और बढ़ाना है। अभी हमारे मान लो 100 होटल हैं तो हमें 150-200 होटल तक पहुंचना है। अगर हमारे अभी 200 सिनेमा हॉल हैं, मतलब मान लो अगर हम सिनेमा के बिजनेस में हैं, एग्जीबिशन के बिजनेस में, तो हमें 500-600 सिनेमा हॉल करने हैं। अगर हमारे अभी सपोज 2 मॉल हैं तो हमें 4-6 मॉल क्रिएट करने हैं। मतलब हर एक बिजनेस, हर एक कोई चाहता है कि बिजनेस को और बढ़ाए। अगर हमारी प्रेजेंस अभी सिर्फ दिल्ली में है तो हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में हो। अगर इंडिया में है तो चाहते हैं कि दूसरी कंट्रीज एशिया में पहुंचे, एशिया में भी है तो चाहेंगे पूरे वर्ल्ड में अपना सिक्का जमाए। मतलब ये हर एक कंपनी चाहती है कि बिजनेस को बढ़ाए, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक दुकान से 2 दुकान करने के लिए पैसे चाहिए। तो हम कहते हैं भाई देखो सारी कमाई जो हमने करी है अल्टीमेटली देखो इक्विटी वालों तुम्हारी ही है, पर तुम्हारे हाथ में दे देंगे ना अगर, तो सारा अगर तुम्हारे हाथ में दे देंगे तो तुम इस पैसे का सही से यूटिलाइजेशन कर नहीं पाओगे। हमारे हाथ में ही रहने दो, बिजनेस मैनेजमेंट बोलती है हमारे हाथ में रहने दो, हम बढ़िया से इस पैसे को लगाएंगे। और अल्टीमेटली जब हमारा, अब वो कहते देखो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी 35% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी आगे एक रेशियो भी आएगी। अब 35% तुम्हारे पैसे पे हम कमा के दे रहे हैं, तुम 35% कमा ही नहीं पाओगे बाहर। तो जो तुम्हारी कमाई करी है वो कमाई अभी हमारे पास ही रहने दो, वो हमारे पास रहेगी तो तुम्हारे उस पैसे पर भी हम 35% कमा के तुम्हें ही दुगना तिगुना करके देंगे। भाई हर एक कंपनी, जो बड़ी कंपनी का शेयर प्राइस देख लो ना, कितने गुना टाइम बढ़ा है। अगर पिछले 10-20 साल में देखोगे, चाहे एशियन पेंट्स हो, मारुति हो, या फिर इन्फोसिस हो, या टीसीएस हो, कोई भी कंपनी उठा के देख लो आप, नहीं। तो वो कहते हैं कि हमारे पास रहने दो, मतलब हम सारा नहीं बांटेंगे। मान लो 100 करोड़ रुपए कमाए इक्विटी वालों के, तो हमने कहा चलो ठीक है कुछ तो दे देंगे तुमको, 20 तुम्हें भी थोड़ा बहुत देखना है अपना, 20 करोड़ रुपए हम डिविडेंड के तौर पर बांट देंगे। 80 करोड़ रुपए हमने रख लिए फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन, बिजनेस बढ़ाने के लिए रख लिए। जानते हो जो हम पीछे बैलेंस शीट को एनालाइज कर रहे थे वहां पर लिखा रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली यही तो है, यही तो रेसिडुअल फिगर आती है एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन बैलेंस, जिसको हम सरप्लस बोल रहे थे। ये क्या वर्ड है यहां पर? सरप्लस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। मेरी बात समझ में आई होप आपको आ रही होगी, ठीक है। एक इंटरेस्ट पर मैं एक नोट अभी और लिखवाऊंगा, फिर हम अपनी डिस्कशन को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। हमारे कितने नोट हो गए? 4 नोट हो गए थे ना। नोट नंबर 5 लिखिएगा। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन is classified as एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये कहें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है ना। इसको नोट करो। चलिए अब जल्दी से ना मुझे आप ये इनकम स्टेटमेंट को रिवाइज करवा दीजिए। सर सबसे पहले हम लेंगे सेल्स। सेल्स को हमने एक नाम और दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हमारी मेन बिजनेस इनकम है, जिसे हम ऑपरेटिंग इनकम भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस पर भी एक एमसीक्यू आया हुआ एग्जाम में, तो हमने कहा कि सीओजीएस आ जाएगा, वो करके माइनस करके क्या आ जाएगा? जीपी आ जाएगा। जीपी में फिर हम क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को जोड़ेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब 4 लोगों का प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो 3 लोगों का प्रॉफिट आ जाएगा। 3 लोग कौन कौन?
सरकार प्रेफरेंस इक्विटी, जैसे हमने ईबीटी कहा, ईबीटी में से हमने कहा भी टैक्स माइनस कर दो तो ईएटी आया, ईएटी में से फिर हमने कहा प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड माइनस कर दो, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर आ जाएगा। अब कंपनी हो सकता है कि इसमें से बिल्कुल भी डिविडेंड ना दे, हो सकता है सारा भी डिविडेंड दे दे, ये कंपनी की मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन है कि उनके फर्दर एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं। तो हमने कहा इक्विटी डिविडेंड जो भी होगा वो आप माइनस कर देंगे, और इक्विटी डिविडेंड माइनस करने के बाद जो आएगा वो हम कह देंगे सरप्लस है, जो कि बैलेंस शीट में चले जाता है, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं। ठीक है ना, तो हम सारा का सारा अर्निंग्स इक्विटी वालों के साथ शेयर नहीं करते, थोड़ा रोक लेते हैं और थोड़ा बांट देते हैं। नहीं, चलो ये भी बात हुई। अब ना कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि ये जो टर्म है ना यहाँ पर अर्निंग, इस अर्निंग की जगह कई बार वो प्रॉफिट वर्ड यूज कर लेता है। जैसे ईबीआईटी ना बोल के वो पीबीआईटी बोल देगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स ना बोल के वो पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल सकता है। ऐसे ही अर्निंग आफ्टर टैक्स को वो पैट बोल सकता है, कह सकता है, क्या दिक्कत है, हम भी बोल देंगे। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को वो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बोल देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी बात है तो। ठीक, अच्छा अब हम ना इतने डिस्कशन के बाद अब हम अपने सेकंड सेट ऑफ रेशियोज की तरफ चल रहे हैं। आपको याद होगा हमने जब लिक्विडिटी रेशियोज लिखी थी, आपको याद है ना, ये पीछे हमने किया था जब क्लास 1 में, तो हमने ऐसे 1 करके हेडिंग डाला था, ये हमारी फर्स्ट सेट ऑफ रेशियोज थी। अब हम अपने सेकंड सेट ऑफ रेशियोज की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारा सेकंड जो रेशियोज का कैटेगरी है उसकी हेडिंग हम डालेंगे। आइए जरा मेरे साथ साथ चलिएगा आप। सेकंड कैटेगरी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। हमारी फर्स्ट कैटेगरी का हेडिंग क्या था, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। और इसको भी ना हम अभी फर्दर 2 हेड्स में क्लासिफाई करने लगे हैं। जो इसका पहला क्लासिफिकेशन है उसको हम बोलेंगे कवरेज रेशियोज, और जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है उसको हम बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। मतलब इसको भी हम 2 हेड्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला लिखिएगा कवरेज रेशियोज, जिसको हम कवर रेशियोज भी बोलेंगे, कवर रेशियोज, सिंपली कवर या कवरेज रेशियोज। और जो दूसरा है वो है कौन सा, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। ऑफ कोर्स एक एक करके बात करने वाले हैं हम। पहले अब हम हेडिंग डालेंगे, ये जो हमारी कवरेज रेशियोज है उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करें, अब आप ऐसे करके हेडिंग डालना सेकंड, और उसका हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, ये ए, और इसकी हेडिंग डालेगा कवरेज रेशियोज। और कवरेज रेशियोज में पहली रेशियो लिखेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लिखना EBIT अपॉन इंटरेस्ट, और इससे रिलेटेड कुछ नोट्स लिखेंगे। ए, interest coverage ratio is also known as, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का एक नाम और भी होता है, एक क्या 3 नाम और होते हैं। पहला लिखिएगा फिक्स्ड चार्जेस कवर, अभी सब एक्सप्लेन करूंगा। डेट सर्विस रेशियो, इस वाले नाम में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, सीए इंस्टीट्यूट इस नाम को किसी और पर्पस के लिए यूज करता है, बट फिलहाल अभी मैं इस पे बात करूंगा तो बताऊंगा। इंटरेस्ट कवर, ठीक है, उसके बाद बी लिखेगा, इसके नोट्स में बी नोट, एन इंटरेस्ट कवर ऑफ 7:1 is considered reasonable
by financial institutions oblique banks. C, अगर ये रेशियो हाई है इसका मतलब है कि हमने डेट कम यूज किया हुआ है, और लो डेट का मतलब होता है हमारी एक अप्रोच दर्शाता है कंजर्वेटिव इन यूजिंग डेट, कंजर्वेटिव इन यूजिंग डेट। ऐसे ही अगर ये लो रेशियो है तब क्या है, वे सब एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, अभी आप सिर्फ लिख लीजिए। इसका मतलब है कि हमने एक्सेसिव डेट यूज किया है, और एक्सेसिव डेट होने का मतलब है कि हम एग्रेशन दिखा रहे हैं, मतलब एग्रेसिव हैं किस में, इन यूजिंग डेट, एग्रेसिव इन यूजिंग डेट। इसको नोट करो, तो मैं पेज फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करूं। स्टूडेंट कह रहे हैं सर आप आगे करो, स्क्रॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने फर्स्ट लिखा है, ठीक है, कवरेज रेशियो में पहला कौन सा लिखा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब दूसरी रेशियो लिखेगा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, और इसका फॉर्मूला लिखेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब पैट अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। थर्ड नंबर रेशियो लिखेगा इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, और इसके लिए लिखेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको हमने शॉर्ट में क्या कहा था, ईएई अपॉन इक्विटी डिविडेंड, ईएई अपॉन इक्विटी डिविडेंड। चौथा लिखेगा डिविडेंड कवरेज रेशियो, ठीक है। यहाँ नाम डिविडेंड के आगे लिखा है प्रेफरेंस है कि इक्विटी, यहाँ सिंपली क्या लिखा है, डिविडेंड कवरेज रेशियो, और इसका फॉर्मूला लिखिएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन डिविडेंड, जहां पे वेयर डिविडेंड इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इक्विटी डिविडेंड। डिविडेंड कवरेज रेशियो के नीचे डिविडेंड कवरेज रेशियो का ये हिस्सा है, एक स्टार बना के नोट लिखेंगे, दिस रेशियो highlights amount retained by company for financing its future operations। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करें।
देखो जब हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियोज बढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा कि ये रेशियोज बेसिकली कौन यूज कर रहा था, वो लोग जिन्होंने हमें कम समय के लिए पैसे दिए हैं या फिर वो लोग जो हमसे जल्दी ही पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, से हमारे क्रेडिटर। हमारे क्रेडिटर्स जब हमें गुड्स उधार पर बेचते हैं तो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनका पेमेंट टाइमली कर दें, और ये एश्योरेंस उनको करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो देख के मिलती भी थी। अगर हमारा करंट रेशियो लिक्विड रेशियो आइडियल है तो इसका मतलब ये कि हमारे पास इतने करंट एसेट तो है कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज को टाइमली पे कर देंगे, और वो आइडियल करंट रेशियोज बेसिकली हमारे जो शॉर्ट टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस थे, जो जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दिया हुआ है या उधार दिया हुआ है, वो उससे सेफ फील करते थे, एश्योर्ड फील करते थे कि हाँ हम उनका टाइमली पेमेंट करते रहेंगे। ठीक ऐसे ही वो लोग जिन्होंने हमें लंबे समय के लिए पैसा दिया है, वो भी तो एश्योरेंस चाहेंगे ना कि उनका सर्विस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट या डिविडेंड हम उनका टाइम पे करते रहें, और जब उनका पैसा वापस करने की बात आए, मतलब जब रिडेम्पशन का वक्त आए, तो वो भी हम ठीक से कर दें। मतलब वो अपने पैसे की एश्योरेंस चाहेंगे। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज बेसिकली उन्हीं लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को एश्योर करती हैं कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब उनका इंटरेस्ट वगैरह भी डिविडेंड वगैरह भी टाइमली पे होता रहेगा, और जब उनका पैसा वापस करने की बात आएगी, प्रिंसिपल वापस करने की बात आएगी, तो वो भी हम कर देंगे। और ये दोनों रेशियोज को हम डिस्कस करेंगे दो पर्टिकुलर कैटेगरीज में। पहले हम कवरेज रेशियोज की बात करेंगे और फिर उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। अब देखो थ्रू आउट अकाउंट्स हम ऑफ कोर्स लॉजिक्स के साथ बात करेंगे, और ये रेशियोज भी हम पूरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करते हुए आगे अपनी डिस्कशन को बढ़ाएंगे। लेकिन क्योंकि फॉर्मूला बड़े सारे हैं ना, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बता दूं जिससे आपके दिमाग में फॉर्मूला इजीली बैठ जाए, आपको ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े फॉर्मूला को याद करने के लिए। तो मैं आपको ना साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी बताता जाऊंगा। देखो करंट रेशियो क्विक रेशियो में ऐसा कोई याद रखने वाली बात थी नहीं, वो तो बड़े बेसिक से फॉर्मूला थे, वो जनरली बच्चों को याद रहते ही हैं। अब कवरेज रेशियो को लेकर मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा प्लीज, हम फिर लॉजिक पर बात करेंगे। पहले एक ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी इनकम स्टेटमेंट डिस्कस करी। इनकम स्टेटमेंट में अगर मैं ईबीआईटी से शुरू करूं तो क्या क्या लिखेंगे? ईबीआईटी के बाद हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, हम पहुंचते हैं ईबीटी पर, ईबीटी में से टैक्स माइनस कर देंगे, हम पहुंचेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स पर, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड देंगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, फिर इक्विटी वालों का डिविडेंड देंगे, और फिर जो आएगा वो बची कुची रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी कंपनी की आ जाएंगे। अब जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का अगर आप फॉर्मूला देखें तो वो है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। इस इनकम स्टेटमेंट में आपको इंटरेस्ट कहां पे दिख रहा है? ये रहा सर। इंटरेस्ट के ऊपर क्या है? ईबीआईटी। बस यही हमारा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? इंटरेस्ट के ऊपर देखो क्या है, वही हमारा न्यूमरेटर है, और इंटरेस्ट खुद हमारा डिनोमिनेटर है। दूसरा हमारा फॉर्मूला कौन सा भाई? प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। जरा चेक करना प्रेफरेंस डिविडेंड इस इनकम स्टेटमेंट में कहां पर है? सर ये रहा। और प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर क्या है? ईएटी मतलब पैट ही। तो ये इसी का न्यूमरेटर बन गया, पैट अपॉन पीडी। ऐसे ही तीसरी रेशियो है हमारी इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो ये रहा, इसके ऊपर क्या है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब यही इसका न्यूमरेटर बना दो। तो अभी हम पहले तीन रेशियोज की बात करें, चौथे की बात मैं अभी करूंगा। अगर मैं इन तीन रेशियोज की बात करूं तो याद रखना, फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी डील नहीं है। आप बस ये इनकम स्टेटमेंट को याद रखो। अब आप दिमाग में सोच लो, अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात कर रहे हो तो इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में कहां पर आता है? ईबीआईटी के नीचे। तो ईबीआईटी को बना लो न्यूमरेटर और इंटरेस्ट को बना लो डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसे ही देखो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड कहां पे एग्जिस्ट करता है? प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो पैट के नीचे आता है। तो पैट को न्यूमरेटर बना लो और प्रेफरेंस डिविडेंड को डिनोमिनेटर बना लो। ठीक ऐसे ही जो इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो है, इक्विटी डिविडेंड हम कहां से पे करते हैं? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर से, तो उसको आप न्यूमरेटर बना लो। मतलब सिंपल ये कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में इंटरेस्ट हम कहां से पे करते हैं? ईबीआईटी से। तो ईबीआईटी हमारे लिए कवर हो जाएगा, उसको हम न्यूमरेटर में लेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड का नंबर कब लगता है? पैट के बाद, तो पैट को न्यूमरेटर ले लेंगे। और इक्विटी वालों का नंबर कब लगता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर से, तो वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। ठीक, मेरे ख्याल से फॉर्मूला याद रखने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथी वाली जो रेशियो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पहले तीन रेशियो पर बात करते हैं। अब आती है थोड़ी सी बात लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पर। अब ध्यान से प्लीज सुनिएगा। मान लीजिए एक कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स 500 करोड़ रुपए का है, और उसका ब्याज अगर हम देखें पीएनएल अकाउंट में तो वो सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही जाता है।
मतलब 10 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे करने के लिए कमाई हमारे पास 500 करोड़ रुपए की है। ये रेशियो क्या आ जाएगी? 50 टाइम्स। अगर 10 करोड़ के ब्याज के लिए 500 करोड़ रुपए का हम कमाई करते हैं, 50 टाइम्स का क्या मतलब है? हर 1 रुपए के इंटरेस्ट के लिए हमारे पास 50 रुपए की अर्निंग है। हर 1 रुपए के इंटरेस्ट को पे करने के लिए हम 50 रुपए का ईबीआईटी कमाते हैं। 50 गुना हमारी इनकम है हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, उसके कंपैरिजन में। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ऐसी कंपनी, वो भी सेम ऐसी ही कंपनी है जैसी ये वाली कंपनी है, सब कुछ सेम है, उसका भी 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, लेकिन उसका ब्याज जो है ना वो 100 करोड़ रुपए का है। उधारी बहुत ज्यादा ले रखी है। जरा बताओगे ये कितना आएगा? सर ये आ जाएगा 5 टाइम्स। मतलब ये वाली कंपनी हर 1 रुपए का इंटरेस्ट पे करने के लिए 5 रुपए का ईबीआईटी कमाती है। मैं अगर सपोज एक और करके लूं, 500 करोड़ रुपए एक और कंपनी है, लेकिन उसका ब्याज 250 करोड़ रुपए जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। मतलब ये हर 1 रुपए के इंटरेस्ट को पे करने के लिए सिर्फ 2 रुपए की कमाई करती है। अब आप मुझे सिंपली सोच के बताइएगा, अगर ये तीनों एप्लीकेंट बैंक के पास आते हैं, ये तीनों कंपनियां बैंक के पास आती हैं लोन के लिए, और बैंक को इनमें से किसी एक को ही प्रेफरेंस देनी है, तो मुझे बताओ बैंक सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहां फील करेगा लोन देते वक्त? यहां पे फील करेगा ऑफ कोर्स। यहां पे क्यों बैंक सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा? क्योंकि यहां पर कंपनी के पास 1 रुपए के इंटरेस्ट को पे करने के लिए 50 रुपए की इनकम है, और इनके पास 1 रुपए को पे करने के लिए 5 और 2 रुपए की है। भगवान न करे कल को कोविड जैसा वक्त वापस आए, लेकिन मान लीजिए इस वाली कंपनी का अगर अर्निंग मैं कह रहा हूं 90% से भी गिरा दो, 90% का मतलब समझते हो 500 का 50 करोड़ भी अगर कर दो, तब भी इनके पास 5 टाइम्स का बफर रहेगा। और ये वाली कंपनी का अगर इनकम मान लो आधा भी हो गया ना, तो बैंक को अपना इंटरेस्ट रिकवर करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स बैंक क्या चाहेगा कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बेहतर। अब ज्यादा भी कितना ज्यादा? तो हमारा इंस्टीट्यूट ना स्टडी मैट में एक आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है, और वो कितने का बताता है? 7:1 का। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो देखा ना आइडियल, ऐसे ये भी एक आइडियल करंट रेशियो आपको दिमाग में रखना है, एमसीक्यू आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो 7:1 का एक आइडियल करंट रेशियो, बैंक कहता है भाई हर 1 रुपए की इनकम के लिए, इंटरेस्ट के लिए, अगर आप 7 रुपए की इनकम कमाते हैं तो हम उसे एक सेटिस्फैक्टरी आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मान लेंगे। अच्छा जी, अब जरा मुझे यहां पर ये बताइए, जो 3 मैंने यहां पर कंपनीज का एग्जांपल लिया, आप मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा डेट कौन यूज कर रहा होगा? सर सबसे ज्यादा डेट ऑफ कोर्स वही यूज करेगा जिसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन सी वाली कंपनी का है? इन तीनों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस तीसरी वाली कंपनी का है, 250 करोड़ रुपए का ब्याज दे रहे हैं। और सबसे कम इंटरेस्ट किसका है? सबसे कम इंटरेस्ट इसका है। इसका मतलब इन तीनों में सबसे कम डेट कौन यूज कर रहा है? ये पहली वाली कंपनी। और सबसे ज्यादा डेट कौन यूज कर रहा है? ये तीसरी वाली कंपनी। अगर आप ध्यान से देखें, ज्यादा डेट अगर हम यूज करते हैं, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट अगर हम पे करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी कम हो जाता है, बड़ा लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी की सारी कमाई ब्याज में ही खर्च हो जाएगी। और अगर हम इंटरेस्ट कम पे कर रहे हैं, मतलब डेट कम यूज कर रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी हाई रहता है। अब अगर मैं यहां से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करूं, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंप्लाइज वी आर यूजिंग लो डेट, क्योंकि ब्याज कम होगा ना। अगर कवरेज रेशियो ज्यादा है, ये इनडायरेक्टली बोलता है कि इंटरेस्ट कम है, इंटरेस्ट कम मतलब हम डेट कम यूज कर रहे हैं। तो ये हाई अगर रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हाई है, दैट मींस वी आर यूजिंग लो डेट। और अगर ये रेशियो लो है, दैट मींस वी आर यूजिंग एक्सेसिव डेट। अब देखो 250 करोड़ रुपए का ब्याज दे रहा हूं, इसका मतलब डेट बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं। और दुनिया वाले ना इस अप्रोच को एक नाम दे देते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर हम लो डेट यूज कर रहे हैं, हमारे पास अगर उधारी कम है, तो हम डेट यूज करने में कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब हो गया प्रूडेंट, समझदार। एक समझदार इंसान, मुझे बताइए एक समझदार इंसान का क्या व्यू रहेगा उधार को लेकर? आपने कभी किसी को देखा हो आसपास, बड़ा समझदार इंसान है, आप देखोगे वो उधारी नहीं लेने में विश्वास रखेगा, कम से कम उधार लेगा। और स्टॉक मार्केट में भी आप देखोगे ना, जो बेहतरीन कंपनीज है ना, उनकी बैलेंस शीट में आपको डेट जनरली कम दिखेगा, जनरली कम दिखेगा या नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर ये बोलते हैं कि डेट हम कम यूज कर रहे हैं, जो कि कब सिचुएशन दिखती है? जब हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत हाई है,
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत हाई होने का मतलब हमारे पास अर्निंग बहुत ज्यादा है, और अर्निंग ज्यादा है इंटरेस्ट के मुकाबले में, इसका मतलब हम ऑफ कोर्स इंटरेस्ट कम पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट कम पे कर रहे हैं मतलब डेट कम यूज कर रहे हैं, और डेट कम यूज करने को हम बोलते हैं वी आर कंजर्वेटिव इन यूजिंग डेट। और इसका ही उल्टा कर दो, अगर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत लो है, दैट मींस हम ब्याज बहुत ज्यादा दे रहे हैं। ब्याज बहुत ज्यादा देने का मतलब हम एक्सेसिव डेट यूज कर रहे हैं, और एक्सेसिव डेट यूज करने का मतलब हम कहते हैं कि बड़ा एग्रेसिव है। एग्रेसिव मतलब ये तो आर या पार में विश्वास रखता है। भाई अगर तो पार हो गए फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बुरा वक्त आया तो जानते हो एक्सेसिव डेट आपकी कंपनी बंद भी करवा सकता है। एक्सेसिव डेट कई बार बिजनेस बंद करवा देता है, और ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल देखते भी हैं अलग अलग चैप्टर्स में, मैं कई सारे एग्जाम्पल आपको दूंगा भी। चलिए जी, तो यहां पर हमें यह भी बात समझ में आती है कि एक्सेसिव डेट अगर है दैट मींस वी आर वेरी अग्रेसिव, और अगर डेट ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो आएगी, और अगर हम कम डेट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छी आएगी, बहुत हाई आएगी। ठीक है ना, तो हमें ये दो नोट हमें ध्यान में रखने हैं, इस पर एमसीक्यू बनेंगे। अब अगला मुद्दा, ये तीन नाम हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में दिए हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ही, जिसमें से सबसे प्रमुख और सबसे फेमस नाम है ये डेट सर्विस रेशियो, और इसी पे ही थोड़ी कंट्रोवर्सी होती है। सीए इंस्टीट्यूट डेट सर्विस रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के दो अलग अलग फॉर्मूला देता है, उसके हिसाब से डेट सर्विस रेशियो कुछ और होती है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में यही बोला है कि डेट सर्विस रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक ही बात है। और कुछ बच्चों को लगे कि शायद स्टडी मटेरियल में गलती हो गई होगी, नहीं, ऐसे इस पर तो एग्जाम क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि कैलकुलेट कर दीजिए डेट सर्विस रेशियो, और उसने सॉल्यूशन में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ही कैलकुलेट किया। दैट मींस हमारा इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि आपको डेट सर्विस रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को एक ही रेशियो मानना है। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, अब कई बार क्या होगा कि आपके घर में भैया दीदी हो सकता है सीए वगैरह कर रहे हो, और वो हमारे और आपके बीच में आग लगाने का काम करेंगे। वो बोलेंगे क्या गलत सलत पढ़ रहे हो तुम। आपको क्या बोलना है, माइंड योर ओन बिजनेस। आपके स्टडी मैट के हिसाब से आपका फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। ऑफ कोर्स मैं अगर ये क्लासेस सीए के बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहा होता तो मैं वही वाले फॉर्मूला पे बात करता। ये क्लासेस मैंने एक्सक्लूसिवली सीएस के बच्चों के लिए ही रिकॉर्ड करी है। अब क्योंकि एक्सक्लूसिव सीएस के बच्चों के लिए रिकॉर्ड करी है तो मैं किन के लिए बोलूं, ऑफ कोर्स सीएस स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारे आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस रेशियो एक ही बात है। अगर कोई भड़काने की कोशिश करे, हमारे और आपके बीच में आग लगाने की कोशिश करे, क्या बोलना है, माइंड योर ओन बिजनेस। आती है बात समझ में। और ऐसी आगे और भी कई सारे पॉइंट आएंगे जहां पर हमारा इंस्टीट्यूट और सीए का स्टडी मटेरियल वो दोनों जो है वो वेरी करते हैं, दोनों डिफर करते हैं। हम ऑफ कोर्स वही फॉलो करेंगे जो हमारा इंस्टीट्यूट बोल रहा है, क्योंकि हमें हमारा असेसमेंट, हमारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन उन्हीं एजम्पशन, उन्हीं चीजों की बेसिस पर आएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये हम अब ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ये तीन नाम है। अच्छा, अब जो हमारी आगे की रेशियोज है, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, ये ना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का एक्सटेंशन ही है। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट जो है वो किसको पे करना है, लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। और लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस कौन सी वाली इनकम को अपना कंसर्न इनकम मानेंगे? उनको पता है कि हमारा नंबर ईबीआईडी से लग जाएगा, उनको पता है कि हमारा नंबर मालिकों से पहले है, इवन सरकार से भी पहले है। अगर सारे खर्चे पे हो चुके हैं तो अब बाहर वालों को पता है, लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को पता है कि हमारा नंबर अब ईवीआईडी से लगेगा, हमें इसी इनकम से जो है हमारे पास शेयरिंग होगी, इंटरेस्ट हमें इसी वाली इनकम से देंगे। इसलिए इनके लिए हमने बेस क्या लिया, ईवीआईडी, क्योंकि इंटरेस्ट कवर करने के लिए ईवीआईडी इनके लिए अवेलेबल इनकम है। लेकिन प्रेफरेंस वाले को बताओ, क्या प्रेफरेंस वाले ईवीआईडी को सोच सकते हैं? नहीं, प्रेफरेंस वाले मालिक लोगों की कैटेगरी में आते हैं, वो तो बल्कि सरकार को टैक्स देने के बाद जो बचेगा वो उनके लिए अवेलेबल है। प्रेफरेंस वालों के लिए रिलेवेंट इनकम मुझे बताओगे कौन सी है? ये पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। उनको पता है कि भाई पैसा कमाने के बाद पहले बाहर वालों का इंटरेस्ट जाएगा, फिर सरकार भी बीच में आएगी, उनको टैक्स देना पड़ेगा, और उसके बाद जो इनकम बचेगी वो हमारे लिए है। तो प्रेफरेंस वालों के लिए कंसर्न इनकम कौन सी है, पैट। तो यहां पर कवर करने के लिए, प्रेफरेंस डिविडेंड को कवर करने के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, पैट। लॉजिकल सी बात है। और इक्विटी वाले क्या सोचेंगे? इक्विटी वालों को पता है भाई, हमें तो पता है कि सबसे आखिरी में हमारा नंबर आएगा, जिसको भी देना है सबको दे दो पहले, जब सबको दे लो तब बात करना हमसे। तो उनको पता है कि हमारा नंबर सबको देने के बाद आएगा, बाहर वालों का इंटरेस्ट, सरकार का टैक्स,
प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड, और उनके लिए ये वाली इनकम रेलेवेंट है, इसलिए वो इस वाली इनकम को बेस बनाते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें, ये फॉर्मूला आप डिराइव करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब आपको क्या दिमाग में रखना है, मैंने तो वैसे आपको याद करने का तरीका भी बता दिया, इनकम स्टेटमेंट को दिमाग में रखना, पर लॉजिकल बात भी सोचो, प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड उनको कौन से वाली इनकम से मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, और इक्विटी वालों को डिविडेंड उनको कहां से मिलेगा, जो इक्विटी वालों के लिए अर्निंग्स बची है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये वाले फॉर्मूला तो इजीली डिराइव हो जाएंगे, उसी का ही तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ही तो एक्सटेंशन है, इसमें हमें कुछ नया थोड़ी सीखना है। और अगर मैं सपोज यही एग्जांपल इनके लिए सोच लो, आप ये सोच लो कि ये 10 करोड़ रुपए है, ये प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये 500 करोड़ रुपए पैट है, तो हम क्या बोलेंगे, हर 1 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड करने के लिए, पे करने के लिए हम 50 रुपए का पैट कमाते हैं। यहां पे क्या बोलेंगे, हर 1 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड कमाने के लिए, पे करने के लिए हम 5 रुपए का पैट कमाते हैं। और अगर इसी को इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो समझना है तो उसको ये भी समझ सकते हो। तो फिर क्या समझोगे कि ये 10 रुपए का इक्विटी डिविडेंड है, 500 करोड़ रुपए का ईएई है, इसका मतलब हर 1 रुपए का इक्विटी डिविडेंड देने के लिए हमारे पास 50 रुपए का अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। तो मुझको लगता है कि अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें ये 3 रेशियो, चौथे रेशियो की बात करता हूं, ये 3 रेशियो अगर हमें दिमाग में रखनी हो, सबसे पहले इंटरेस्ट, ये तीनों लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है। सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट हम कहां से पे करते हैं, ईवीआईटी से। तो इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट के ऊपर क्या आता है, ईवीआईटी, फॉर्मूला क्या बन गया, ईवीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड इनकम स्टेटमेंट में कहां पे आता है, पैट के नीचे, तो पैट अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड इनकम स्टेटमेंट में कहां पे आता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के बाद, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। ठीक है, अच्छा अब एक सीक्रेट बात सुनो। आप जानते हो हमारे स्टडी मटेरियल में ये दोनों रेशियोज नहीं दे रखी, हमारे स्टडी मैट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दे रखी है, ये सारी बातें जो मैंने लिखवाई हैं सब लिखी हुई है, और डिविडेंड कवरेज रेशियो भी लिखवाई हुई है। मतलब स्टडी मैट में यही 2 रेशियोज गिवन है, डिविडेंड कवरेज रेशियो भी अब आपको इजीली समझ में आ जाएगी, भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये 2 रेशियोज नहीं है स्टडी मैट में, पर पास्ट में ना इन रेशियोज पर, खासकर प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो में एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया, और हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ी लगाना पड़ा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो समझने के बाद इसको समझने में ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ठीक है, इसको भी समझ लिया हमने। अब बात करते हैं हमारी चौथी और आखिरी रेशियो जो है कवरेज रेशियो में, वो है डिविडेंड कवरेज रेशियो। अब यहां डिविडेंड के आगे कुछ लिखा थोड़ी है, कौन से डिविडेंड की बात हो रही है, प्रेफरेंस इक्विटी, ये लिखा नहीं है। इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि यहां पे डिविडेंड जो है दोनों है, कौन से, प्रेफरेंस भी और इक्विटी भी। अब मुझे बताओ ये दोनों डिविडेंड हम कौन सी वाली इनकम में से देंगे, सर ये दोनों डिविडेंड हम पैट से ही तो देंगे। पैट जब आ जाएगा, इसी पैट में से हम इक्विटी वालों को भी देंगे, इसी पैट में से प्रेफरेंस वालों को भी देंगे, पहले प्रेफरेंस वालों को देंगे और बाद में इक्विटी वालों को, लेकिन देंगे कहां से, लेकिन देंगे हम इन दोनों को पैट में से ही। इसलिए इन दोनों के लिए बेस क्या रहना चाहिए, कवर क्या रहना चाहिए, पैट। लॉजिकली सोचो, अब दोनों डिविडेंड की बात हो रही है, तो इन दोनों डिविडेंड के लिए हम किसको यूज करेंगे, पैट को यूज करेंगे, इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पैट अपॉन डिविडेंड। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, समझ में आ गई होगी बात। अब यहां पे एक बात लिखिए, दिस रेशियो हाईलाइट्स अमाउंट रिटेन्ड बाय कंपनी फॉर फाइनेंसिंग इट्स फ्यूचर ऑपरेशंस। अब जरा इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, देखिए प्लीज ध्यान से देखिएगा सामने। मान लीजिए एक कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 करोड़ का है, और उसमें से ये कंपनी प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देती है, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए। तो इक्विटी वालों के लिए कितना बचेगा, इक्विटी वालों के लिए 90 बचेगा, और फिर ये कंपनी इक्विटी वालों को डिविडेंड देती है फॉर एग्जांपल 10 ही, तो ये रिटेन्ड अर्निंग कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ऐसे ही कुछ होगा। अब अगर हम यहां पे डिविडेंड कवर निकालना चाहें, डिविडेंड कवर निकालना चाहें, ध्यान रहे मैं प्रेफरेंस डिविडेंड कवर की बात नहीं कर रहा, इक्विटी डिविडेंड कवर की बात नहीं कर रहा, सिंपली डिविडेंड कवर की बात करें, तो ये दोनों डिविडेंड देने के लिए हम कौन से वाले प्रॉफिट्स यूज करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 करोड़, और ये दोनों डिविडेंड का कंबाइंड अमाउंट कितना है 20, 10 + 10, तो हम बोलेंगे ये कितना आ जाएगा 5 टाइम्स, और 5 टाइम्स का मतलब ये हुआ कि हर 1 रुपए के डिविडेंड को देने के लिए हम 5 रुपए का पैट कमाते हैं। जैसे हम यही तो बोल रहे हैं कि 20 रुपए का डिविडेंड हमें पे करना है, तो हम 100 रुपए का पैट कमा रहे हैं, तो हर 1 रुपए के डिविडेंड को पे करने के लिए हम 5 रुपए का पैट कमा रहे हैं। बेसिक मतलब तो ये हुआ, अगर हम 5 रुपए का पैट कमा रहे हैं और उसमें से अगर 1 रुपया दे भी देते हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास फिर भी 4 रुपए का तो रिटेन अर्निंग है ही। मतलब हमने 100 रुपए कमाए, उसमें से रिटेन कितने किए, 80।
आइए एक और छोटा सा एग्जांपल है। मान लीजिए दो कंपनीज हैं और दोनों का ही पैट 100 करोड़ का है, ठीक है जी। और एक कंपनी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का मिला के, माना दोनों का कंबाइन ही है, दोनों को मिला के 20 का डिविडेंड देती है, और ये वाली कंपनी दोनों को मिला के 50 करोड़ का डिविडेंड देती है। अब क्योंकि ये दोनों कंबाइंड डिविडेंड है, तो इसका मतलब बाकी हमने रिटेन कर लिया कितना कितना, ये 80 और ये 50। अब इनका डिविडेंड कवर अगर निकालना हो तो कितना आएगा सर? डिविडेंड कवर आएगा, ये आ जाएगा 100 पैट अपॉन 20, मतलब डिविडेंड 5 टाइम्स, और ये आ गया 100 अपॉन 50 2 टाइम्स। अब आप मुझे एक बात सोच के बताइए, देख के बताइए, वैसे तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों कंपनीज में से डिविडेंड ज्यादा किसने पे किया? सर दूसरी वाली कंपनी ने, और कम इसने पे किया। ऑफ कोर्स जो डिविडेंड कम पे करेगा वो रिटेन ज्यादा करेगा, जो डिविडेंड कम पे करेगा वो रिटेन ज्यादा कर रहा है। अच्छा, अगर डिविडेंड कम पे होगा तो ये भी क्या ऑब्वियस है कि डिविडेंड कवरेज रेशियो ज्यादा निकल के आएगी। बिल्कुल सही बात है। जैसे पीछे था, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा निकल के आया है तो इसका मतलब हमने इंटरेस्ट कम पे किया होगा, इंटरेस्ट कम होगा हमारे प्रॉफिट्स के मुकाबले, ईबीआईटी के मुकाबले। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होने का मतलब इंटरेस्ट अमाउंट कम था। ठीक ऐसे ही अगर मैं उसी का एक्सटेंशन इसको मानूं तो डिविडेंड कवरेज रेशियो ज्यादा होने का क्या मतलब है? कि डिविडेंड कम है, हमने डिविडेंड कम पे किया है, और डिविडेंड कम पे किया है इसका मतलब रिटेंशन ज्यादा किया है नहीं। तो यहां पर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि अगर ये डिविडेंड कवरेज रेशियो ज्यादा है, दैट मींस हमारा डिविडेंड कंपैरेटिवली कम है, और डिविडेंड कम होने का मतलब रिटेंशन ज्यादा है। तो दैट इंप्लाइज हायर डिविडेंड कवरेज रेशियो इंप्लाइज हाई रिटेंशन रेशियो, लो डिविडेंड कवरेज रेशियो इंप्लाइज लो रिटेंशन रेशियो। मतलब हमारा रिटेंशन ज्यादा होगा अगर डिविडेंड कवरेज रेशियो ज्यादा है, और हमारा रिटेंशन कम होगा अगर डिविडेंड कवरेज रेशियो कम है। ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा था, इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट कम था, और इंटरेस्ट का अमाउंट कम कब होगा? जब हमारा डेट कम होगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर डिविडेंड कवरेज रेशियो ज्यादा आया है, डिविडेंड कवरेज रेशियो अगर ज्यादा आया है, इसका मतलब हमने डिविडेंड कम पे किया है। दिख रहा है यहाँ पे डिविडेंड कम पे किया है इसके मुकाबले, और अगर डिविडेंड कम पे करोगे तो ऑब्वियस सी बात है रिटेंशन वहां पर ज्यादा होगी। तो यहां पर हमने क्या एक नोट लिखा? हमने यही तो लिखा, दिस रेशियो हाईलाइट्स अमाउंट रिटेन्ड बाय कंपनी फॉर फाइनेंसिंग इट्स फ्यूचर ऑपरेशंस। हाई डिविडेंड कवर क्या शो करेगा? कि हमारा जो रिटेंशन है वो ज्यादा है। मतलब अगर मैं दो कंपनीज का डिविडेंड कवरेज रेशियो देखता हूं और एक कंपनी का डिविडेंड कवरेज रेशियो ज्यादा है, तो हम यही मान के चल सकते हैं कि उसने रिटेंशन भी ज्यादा ही किया होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंक्लूजन है जो बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ही कह सकते हो कि उसी के लॉजिक से ये भी लॉजिक डिराइव हो जाएगा। अब जितना हमने डिस्कशन किया है, अब उसको और बेहतर क्लैरिटी देने के लिए मैं अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं आपको, जिससे हमारा क्लैरिटी का लेवल और बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 तक हमने कर लिया था, अब हमें क्वेश्चन नंबर 48 से आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 48 में वो पूछता है कि बताइए इंटरेस्ट कवर कैसे कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट कवर जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ही दूसरा नाम है, और अगर इसका फॉर्मूला आप भूल जाए तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इंटरेस्ट को विजुलाइज कीजिएगा कि इनकम स्टेटमेंट में कहां पर आता है। इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में ईबीआईटी के नीचे आता है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, मतलब C इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 सही आंसर क्या है? C। इसके बाद आप देखेंगे, अभी 49 रुकिए, 50 भी रुकिए, क्वेश्चन नंबर 51, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग EBIT बाय, बताइए भाई EBIT को किससे डिवाइड करते हैं? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा? 51 का सही आंसर है ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में उसने हमको एक फिक्स्ड चार्जेस कवर, ये भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ही दूसरा नाम है, लिखवा रखा है मैंने आपको। सेल्स दिया हुआ है 28 लाख रुपए का, EBIT अपॉन सेल्स करके एक रेशियो दिया हुआ है, और हमसे इंटरेस्ट निकालने की डिमांड रखी है। कहता है भाई इंटरेस्ट निकाल दो। तो सबसे पहले तो EBIT और सेल्स की मदद से, इस रेशियो की मदद से हम EBIT कंप्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है सेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है।
तो क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, EBIT अपॉन सेल्स इज इक्वल्स टू 16%, ये हमको दिया हुआ है। और सेल्स की फिगर भी हमको पता ही है, सेल्स की फिगर कितनी है हमारी, 28 लाख। तो इसकी मदद से हम अब EBIT कंप्यूट कर सकते हैं। 28 लाख का 16% निकाल दीजिए, तो EBIT हमारा आ जाएगा 4,48,000। एक बार चेक कीजिएगा कैलकुलेशन ठीक है ये? चलिए ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में एक फिक्स्ड चार्जेस कवर नाम की रेशियो दे रखी है। फिक्स्ड चार्जेस कवर बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ही दूसरा नाम है, जो कि हमें दे रखी है 8 टाइम्स। और यहां पर हम इसका फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, EBIT अपॉन इंटरेस्ट, और EBIT अपॉन इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 8, 4,48,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 8। और हमारा इंटरेस्ट यहां पर हम कंप्यूट कर सकते हैं, 4,48,000 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, बताओ भाई कितना आता है, कितना कह रहे हो? 56,000। 56,000, ऑप्शन में 56,000 होना चाहिए, बी इज द आंसर। तो हम यहां पर जो सही आंसर है बी वो लिख देते हैं। ठीक है, देख लो भाई, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 52। अभी आगे मत बढ़ना, मुझे अभी कुछ नीचे एक पॉइंट लिखवाना है। अगला क्वेश्चन अभी नहीं करना है आपने, मुझे इसके नीचे अभी कुछ लिखवाना है। लिखवाओ, हो गई नोटिंग हो गई? लिखिएगा। इसके नीचे अब एक एग्जाम्पल करके लिखना। सपोज the interest calculated in question number 52 is on 8% debentures। और मैं आपसे कह रहा हूं कि डिबेंचर का अमाउंट निकाल दीजिए, कैलकुलेट डिबेंचर्स। इसका मतलब क्या हुआ वैसे? देखिए आप खुद समझिए कि ये इंटरेस्ट ऑफ कोर्स किसी ना किसी पर्टिकुलर डेट के अमाउंट पे तो पे हुआ होगा। इंटरेस्ट अपने आप से तो नहीं आ जाएगा ना, इंटरेस्ट अगर हमने पे किया है तो जरूर कोई हमारी लाइबिलिटी भी होगी। तो वो कह रहा है कि मान लीजिए कि ये जो ब्याज हमने पे किया है ना 56,000 का, ये 8% डिबेंचर नाम की एक लाइबिलिटी है हमारी, उस पे किया है। तो हमें बता दीजिए कि वो डिबेंचर कितना अमाउंट होगा उसका। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे ये सोच के बताइए कि इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कैसे करते हो? ये जो इंटरेस्ट है आपने कैसे निकाला होगा? सर हमने ये इंटरेस्ट निकाला होगा, जो भी हमारा डिबेंचर्स का अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ डिबेंचर जितना भी होगा उसको हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। सोचिए, ऐसा ही तो किया होगा ना आपने। तो ये इंटरेस्ट आपको पता है कि ये 56,000 है, अमाउंट ऑफ डिबेंचर नहीं पता, तो इसको ये ऐसे लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने खुद ही बता दिया भाई, अगर मैं डिबेंचर के आगे कोई परसेंटेज लगाता हूं तो वो उसके ब्याज की ही रेट होती है, और ये कितना है 8%। तो आप इसकी मदद से अब अमाउंट ऑफ डिबेंचर को निकाल दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज इक्वल्स टू 56,000 इंटू 100/8। 56,000 को मैं अगर 8% से डिवाइड कर देता हूं तो ये आता है 7 लाख रुपए। ठीक है ना? तो यही क्वेश्चन में वो आपसे इंटरेस्ट का अमाउंट भी पूछ सकता है, और वो जो इंटरेस्ट जिस लाइबिलिटी पे किया वो लाइबिलिटी का अमाउंट भी पूछ सकता है। ठीक है, इसकी नोटिंग करो आप।
चलिए जी आगे बढ़े। आइए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में हमें ईबीआईटी दिया हुआ है 10 लाख रुपए का। डेट सर्विस रेशियो दे रखा है। डेट सर्विस रेशियो हमारे लिए क्या नाम है, किसका ऑल्टरनेटिव नाम है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ही, मतलब ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ही दे रखा है। हमसे कहता है कि बताइए 10% डिबेंचर्स का अमाउंट कितना होगा। हमसे डिबेंचर्स का अमाउंट निकालने के लिए बोला है। आइए कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसको भी। क्वेश्चन नंबर 53। सबसे पहले तो हमें डेट सर्विस रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेट सर्विस रेशियो बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ही दूसरा नाम है। फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। अब हमारे पास यहाँ पर जो डेट सर्विस रेशियो है वो कितने टाइम से 20 टाइम्स है, और ईबीआईटी भी हमको पता है। इसका मतलब हमें डेट सर्विस रेशियो भी पता है, और 10 लाख रुपए का हमारा ईबीआईटी है ये भी हमको पता है। तो हम अब यहाँ पे चाहें तो इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। और हमारा इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा, 10 लाख डिवाइडेड बाई 20, और ये आ जाएगा 50,000 रुपए। मतलब हमने 50,000 रुपए का ब्याज दिया होगा। अब 50,000 का इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है तो किसी ना किसी लाइबिलिटी पे ही पे किया होगा, और वो लाइबिलिटी का नाम उसने हमसे पूछा है। कह रहा भाई वो मान लो 10% डिबेंचर है। अब 10% डिबेंचर के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमने इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना पे किया है, 10%। तो आइए, क्या दिक्कत है, ये भी हो जाएगा हमसे। इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकलता है सर? इंटरेस्ट अमाउंट निकलता है, जो भी डिबेंचर्स का अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से। नहीं, इंटरेस्ट अमाउंट है 50,000, अमाउंट ऑफ डिबेंचर तो निकालना ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने हमको इनडायरेक्टली दे ही रखा है। कितना दिया है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको? 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अमाउंट ऑफ डिबेंचर आप निकाल दीजिए, अब क्या प्रॉब्लम। अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज इक्वल्स टू 50,000 डिवाइडेड बाय 10%। ये आ जाएगा 5 लाख रुपीज। एक बार चेक कर लीजिए, 5 लाख रुपीज, मतलब सी इज द आंसर। सी इज द आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53 जिसका हो जाए वो 54 ट्राई करना शुरू कर दीजिए। जो 53 कर ले वो 54 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54। हमको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन सेल्स 16% दे रखा है। अब पहले आप एक बात सोचिए, अगर वो कहता है कि ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, जब इंटरेस्ट ही माइनस नहीं हुआ तो टैक्स कहां से माइनस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये ईबीआईटी ही होगा। भाई जब बिफोर इंटरेस्ट बोल रहा है तो दैट मींस टैक्स भी तो माइनस कहां हुआ होगा, क्योंकि टैक्स तो इंटरेस्ट माइनस होने के बाद ही माइनस होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं आराम से कि ये ईबीआईटी ही दे रखा है उसने। ईबीआईटी अपॉन सेल्स 16% है, तो सेल्स हमें अगर गिवन हो तो हम ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट या फिर कहें ईबीआईटी कंप्यूट कर सकते हैं। उसके बाद फिक्स चार्जेस कवर दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रखा है, यहां पर भी हमसे डिबेंचर्स का अमाउंट मांगा है। चलिए आइए देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 54। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन सेल्स इज इक्वल टू 16%। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर इंटरेस्ट ही माइनस नहीं हुआ तो टैक्स भी माइनस नहीं हुआ होगा, तो मैं अपना इसको ईबीआईटी लिख रहा हूं। इतना बड़ा बार 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 क्या लिखें, तो इसे ईबीआईटी ही लिख लेते हैं। और सेल्स हमको दे रखी है 28 लाख रुपए की, 16% हमारा ये हो गया। तो अब आप इससे ईबीआईटी कंप्यूट कर पाएंगे। 28 लाख का 16% जरा निकाल के बताइए। 28 लाख का 16% करके बताइए एक बार कितना हुआ।
कितना 448, ठीक है। अब देखिए हम क्या यूज कर सकते हैं। अब हमको यहां पर फिक्स्ड चार्जेस कवर मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ही जो दूसरा नाम है वो दे रखा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना गिवन है हमें, 8 टाइम्स गिवन है। फिक्स्ड चार्जेस कवर इज इक्वल्स टू 8। फिक्स्ड चार्जेस कवर मतलब ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 8। तो 4,48,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 8। इंटरेस्ट हमारा निकल आएगा 56,000। अब इस क्वेश्चन में भी हमसे क्या निकालने के लिए कहा है उसने, हमसे डिबेंचर्स मांगे हैं। डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट भी हमको पता ही है 14%। तो यहां पर अब आप क्या करने वाले हो, इंटरेस्ट अमाउंट आपके पास आ गया, तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कैसे निकलता है, वो हम डिबेंचर्स को लेते हैं और उससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारा है 56,000, अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स हमको यहाँ पर निकालने हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता है कि वो कितना है, वो है 14%। तो आप यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स अब बता दीजिए कितना आ जाएगा। 56,000 को 14% से डिवाइड कर दीजिए। 56,000 को 14% से डिवाइड अगर कर देते हैं तो हम डिबेंचर्स का अमाउंट निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से कि 4 लाख आ जाएगा, एक बार चेक करना 4 लाख आ रहा है क्या। ठीक है जी, 4 लाख का मतलब हो गया ए इज द आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 49। देखो क्वेश्चन नंबर 49 एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, और जैसे मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ डेट सर्विस रेशियो बड़ा पॉपुलर नाम है, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से याद रखना। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ही दूसरा नाम है आईसीएसआई के अकॉर्डिंगली। इंटरेस्ट चार्जेस हमको दे रखे हैं 6.5 लाख रुपए के, और हमसे ये बोलता है कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये आफ्टर चार्जिंग है। क्या क्या चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, सैलरी चार्ज कर लिया, रेंट चार्ज कर लिया और टैक्सेस चार्ज कर लिए। हमसे डेट सर्विस रेशियो मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मांगा है। अब आप जरा खुद सोच के बताइए, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए होता है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। ये जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। भाई सैलरी और रेंट तो माइनस होना ही था, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने से पहले के प्रॉफिट हमको चाहिए। तो क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग है तो ये दो चीजें ऐड कर दोगे तो ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा। नहीं तो चलिए आइए जरा करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर है 49। हमें अर्निंग बिफोर चाहिए होती है, आफ्टर नहीं बिफोर। किससे पहले, इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले। क्योंकि जो 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो उसमें इंटरेस्ट और टैक्स दोनों जोड़ दो। इंटरेस्ट 3 लाख रुपए का है और टैक्सेस 2 लाख रुपए के हैं, तो 3 लाख रुपए का हमने ये जोड़ दिया और 2 लाख रुपए का हमने टैक्स भी जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया 20 लाख रुपए। अब ये हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया। अब हमें इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में गिवन है, तो अब आप डेट सर्विस रेशियो निकाल लो। डेट सर्विस रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ईबीआईटी हमें इस क्वेश्चन में हमने कंप्यूट कर ही लिया 20 लाख, और इंटरेस्ट हमको दे रखा है कितना, 6.5 लाख, 6,50,000। 6,50,000 जरा कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है, कितना बता रहे हो, 3.08 टाइम्स। 3.08 टाइम्स, क्योंकि हमें आंसर्स टाइम्स में गिवन है तो हमने भी टाइम्स में ही निकाल दिया। ए इज द आंसर, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन क्वेश्चन था, तो फिर से भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 54 तक हमने कर लिए थे, 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है डिविडेंड कवर कैसे कैलकुलेट होता है।
देखो अगर वो सिंपली डिविडेंड कवर की बात कर रहा है, इसका मतलब कौन से वाले डिविडेंड की बात कर रहा होगा, इक्विटी की प्रेफरेंस की, दोनों दोनों की बात कर रहा होगा। और दोनों के लिए कौन से वाले प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ही हम दोनों का डिविडेंड बांटते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय डिविडेंड। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 56, आइडियल इंटरेस्ट कवर पूछा है, ये तो हमने भी डिस्कस किया ही था। आइडियल इंटरेस्ट कवरेज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रीजनेबल मानते हैं वो कितना होता है, 7:1। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। 57 में वो हमसे पूछता है, अ वेरी हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट्स दैट द फर्म इज डैश इन यूजिंग द डेट। ये तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर एक कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो इंटरेस्ट बहुत कम है। इंटरेस्ट कम होने का मतलब उसका डेट बहुत कम है, और अगर डेट किसी कंपनी का कम है तो हम बोलते हैं कि वो कंजर्वेटिव है डेट यूज करने में, ज्यादा डेट विश्वास नहीं रखती वो यूज करने में। और अगर यही उल्टा हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर बहुत कम है, इसका मतलब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मतलब डेट बहुत ज्यादा, डेट बहुत ज्यादा मतलब हम बड़े एग्रेसिव हैं। यहां पर सही आंसर क्या होगा कि क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट कम होगा, इंटरेस्ट कम मतलब डेट कम होगा, और डेट कम होने का मतलब हम बड़े कंजर्वेटिव है डेट को यूज करने में। तो क्वेश्चन 57 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 58, यहां पे वो पूछता है बताइए लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या इंडिकेट करता है। ये नहीं पूछा कि कंजर्वेटिव है कि एग्रेसिव है, यहां पे वो पूछता है कि बताओ क्या इंडिकेट करता है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। इंटरेस्ट ज्यादा कब होगा, जब हम एक्सेसिव डेट यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे एग्रेसिव वगैरह उसने अप्रोच नहीं पूछी, इसने पूछा है कि एग्रेसिव एक्सेसिव डेट यूज कर रहे हैं कि नेग्लिजिबल कर रहे हैं कि मॉडरेट कर रहे हैं। क्योंकि लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका मतलब डेट बड़ा ज्यादा होगा, तो एक्सेसिव, ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में वो पूछता है डैश हाईलाइट्स द अमाउंट रिटेन्ड बाय अ कंपनी फॉर फाइनेंसिंग इट्स फ्यूचर ऑपरेशंस। अमाउंट रिटेंशन, रिटेंशन के बारे में कौन सी रेशियो बताती है, रिटेंशन के बारे में सर डिविडेंड कवर बताता है। ये हमने अभी बहुत अच्छे से ये भी डिस्कस किया ही था। तो क्वेश्चन नंबर 59 का भी सही आंसर क्या है, ए। देखो कवरेज रेशियो के अभी तक जितने एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आए ना वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं आए, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आए हैं। और जब आप ये होमवर्क के क्वेश्चंस करोगे ना, मैं कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, 244 से लेकर 249 क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, इसमें कुछ एग्जाम क्वेश्चंस भी हैं, तो बड़े इजी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट आए नहीं है। तो ये आप होमवर्क में ट्राई करना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 50 मैंने आज जानबूझ के नहीं कराया, मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको ट्राई करके आए। इसके थ्रू ना मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, तो वो मैं अगली क्लास में आते ही समझाऊंगा। तो ये आप होमवर्क में करके आइएगा क्वेश्चंस। इसके अलावा जैसे आपको पता ही है क्लास वर्क क्वेश्चंस आपका होमवर्क बनते हैं बाय डिफॉल्ट, तो ये भी आपको ट्राई करने हैं ही। आज तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है प्लीज उसको सब अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अगली क्लास में हम मिलेंगे, अगली क्लास में अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।